सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान एंड वेलकम टू दुनिया बोल है। कैसे हैं तला? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। और उम्मीद करते हैं जिन लोगों के घर पे बिजली आ रही होगी वो हमारा शो इस वक्त देख रहे होंगे। बिजली मुझे नहीं लगा किसी घर पे आ रही होगी। मुझे डाउट है इनफैक्ट कि हमारे कोई हमें देख भी रहा होगा इस वक्त, नहीं देख रहा होगा, क्योंकि अगर हम ये बात कहें कि यहाँ पे मुसलसल प्रोग्राम में कहते रहते हैं, कंटिन्यू कहते रहते हैं कि नून लीग का और तवानाई के बहरान का चोली दामन का साथ है, और यही होता दिखाई दे रहा है। ये बहरान अब इतना संगीन हो चुका है कि लोगों की बस हो चुकी है। ये बात हम सब जानते हैं कि लाइट है नहीं, और उसके बाद जो हमारे कई इलेक्ट्रिक वाले हैं वो कहते हैं कि गैर मामूली लोड शेडिंग। लाइक आई मीन सीरियसली, आपको कोई खुदा का खौफ है? इंसानियत नाम की कोई चीज़ है आप लोग कह रहे हैं कि गैर मामूली लोड शेडिंग। गैर मामूली का मतलब पता भी आपको क्या हो गया है? लोग मर रहे हैं, कोई बीमार है, बूढ़े हैं, बच्चे हैं, किन हालात में हैं, लोगों के ऑपरेशन हुए हुए हैं, लाइट नहीं है घर में, उनको कहीं गर्मी में ना रहे हैं तो आप लोग तो लाइट ही नहीं दे रहे हैं। आप लोग इतनी बड़ी बड़ी बातें करती है हुकूमत कि हम ख्याल रखेंगे आवाम का, और हमारे सीने में दिल है, हमें आवाम की तकलीफ का एहसास है। लाइक आप लोगों का एहसास, तकलीफ कहाँ चली गई? ये क्लियरली हुकूमत की नाअहली दिखाई दे रही है, और के इलेक्ट्रिक की कि वो लाइट दे नहीं रहे। गैर मामूली कह के आपको पता है, वैसे कहा जा रहा है कि 16-16 घंटे की लोड शेडिंग हो, लेकिन दर हकीकत 18 से 20 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। लाइट आती ही नहीं है। पहले तो लाइट कभी कभी जाती थी, अब ये हो गया है कि लाइट कभी कभी आती है, और आती है तो गनीमत होती है। नहीं पता कि 5 मिनट के लिए आई है कि 2 सेकंड के लिए आई है। हाथ जोड़ती हूँ खुदारा, मैं हाथ जोड़ती हूँ गवर्नमेंट के आगे कि बस कर दें। कितना तबाह करेंगे मुल्क को, आवाम का कितना खून चूसेंगे, क्या जान लेके छोड़ेंगे? जब लाशें बिखर पड़ी हुई होंगी सबके आगे, तब क्या आप लोगों को होश आएगा? ये हद हो गई है। 2 महीने में ऐसा क्या हो गया? कौन सी कयामत आ गई है जो सब कुछ मुल्क पूरा हमारा नीचे जा रहा है? आवाम का आपको होश नहीं है। महंगाई आसमान से बातें कर रही है, मईशत का बेड़ा गर्क हो चुका है, आपके केसी का बेड़ा गर्क हो चुका है, बिजली नहीं है, गैस नहीं है। आवाम क्या करेगा? तो एक बार आप बोल दें जी आप सबके सब खुदकुशी कर ले। समझ में नहीं आ रहा क्या करेंगे आप लोग। उसके बावजूद भी ढिठाई से कह रहे होते हैं आप लोग जी जुलाई में थोड़ी बहुत लोड शेडिंग बढ़ने के इम्कानात हैं। बोलते हुए शर्म तो किसी को आ नहीं रही है। आप बताएं, आपके तो लाइट ही जाती है। 15 साल पहले जब मैंने खबरें पढ़ना शुरू की थी ना वर्दा, तो हम भी ऐसे जज्बाती होकर बातें करते थे। ट्रस्ट मी, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसकी वजह बड़ी सिंपल सी है। वजह यह है कि इस दुनिया में जो सबसे खतरनाक नशा है ना, वो कुर्सी और पावर का नशा है। जिसको लग जाता है वो उसके बिना जिंदा नहीं रह पाता है, और अपने सर्वाइवल के लिए, अपनी बका के लिए उस कुर्सी के नशे को जारी रखता है। उसमें काबिलियत नहीं है, उसमें अहलियत नहीं है, उसको नहीं मालूम का हल कैसे तलाश करना है, आवाम को रिलीफ कैसे पहुंचाना है, मुश्किलात से मुल्क को कैसे निकालना है, उसको नहीं मालूम। उसको एक चीज मालूम है, मुझे कुर्सी चाहिए। अगर कुर्सी नहीं मिली तो मैं गिर जाऊंगा, बेहोश हो जाऊंगा, मर जाऊंगा। तो बाय हुक और बाय क्रुक, घी सीधी उंगली से नालों टेढ़ी कर दो। इस वक्त आपके वजीर खजाना 1-1 रुपए में आपके मुल्क की बड़े बड़े इदारे बेचने को तैयार हैं। आपके मुल्क की में जो मिसमैनेजमेंट है, ये हम बचपन से देखते आ रहे हैं, और इसको कोई सही करने को तैयार नहीं है। सियासतदान अहल ही नहीं है इस मुल्क को चलाने के लिए, लेकिन क्योंकि सियासत तो करनी है, सियासत चमकानी है, कमाना है, मुल्क को लूटना है, खसूटना है, पैसे बनाने हैं, दुनिया भर में अपने बड़े बड़े बंगले बनाने। आवाम की किसको परवाह? आपको ये मालूम होना चाहिए कि इस मुल्क में जो जितने भी सियासतदान हैं, उनमें से शायद ही किसी को आवाम की परवाह है। वो सब अपनी सियासत की परवाह करते हैं, अपनी कुर्सी की परवाह करते हैं कि हम पावर में आ जाएं, हम सही कर देंगे। पावर में आके कोई भी सही नहीं करता, और दावे करते हैं हुब्बे वतनी की। आप लंदन में फिर क्यों बैठे हैं जी? लेके आए ना अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को, अपने पूरे खानदान को, पाकिस्तान में रहें, फिर बात करें हुब्बुल वतनी की। हुब्बुल वतनी की बातें करना बहुत आसान होती हैं, लेकिन लंदन में बैठ के हुब्बुल वतनी कभी भी नहीं जाग सकती। मेरी नजर में व्हाट वी नीड राइट नाउ इज अ नेशनल इकोनॉमिक इमरजेंसी प्लान। हमें अपनी मईशत को इस सूरत हाल से निकालने के लिए एक इमरजेंसी लगाने की जरूरत है। इसमें हम तफसीली डिस्कशन भी करेंगे। नजर डालते हैं आज की टॉप स्टोरीज पर। कयामत खेज गर्मी, 16 घंटे की लोड शेडिंग, बिजली का शॉर्टफॉल 9000 मेगावाट तक पहुंच गया। लोग बिलबिला उठे, अवाम की बस हो चुकी, हुकूमत मजीद इम्तिहान ना ले।
हुकूमती इत्तेहाद में दरार मजीद गहरी हो गई। शहबाज शरीफ नाराज इत्तेहादियों को मना रहे हैं। ख्वाजा आसिफ बात बिगाड़ रहे हैं। हुकूमत को मुसलसल हजीमत का सामना है। खैरपुर में तब्दीली आ गई। पीपल्स पार्टी को शिकस्त। मजदूर की बेटी के हाथों शिकस्त। परवीन शेख ने तारीख रकम कर दी। पर यह मुमकिन कैसे हुआ, जानेंगे आज के शो में। और जून का महीना मर्दों की सेहत से मुताल्लिक आगाही का महीना। मर्दों में बढ़ते कैंसर केसेस की वजह जानने की भी कोशिश करेंगे आज के शो में। गुज़िश्ता रोज कराची में हमने देखा कि सीएम सिंध मुराद अली शाह साहब की स्टेटमेंट आई कि अब अमन अमान की हालात कंट्रोल में नहीं रहे हैं। बिजली का बहरान इस हद तक खराब हो गया कि लोग सड़कों पर निकल आए हैं और कानून अपने हाथ में ले रहे हैं। बहुत पूरे मुल्क में एहतजाज हुआ, तोड़ फोड़ हुई और यही डिमांड की गई कि बिजली की सूरत हाल कंट्रोल की जाए। बिजली का शॉर्टफॉल है, बहरान है, ये बात हम सब जानते हैं। लोग एहतजाज कर रहे हैं, बिजली के बिल जलाए गए, टायर जलाए गए, अपने गुस्से का इजहार किया गया और करना भी चाहिए, उनका हक है। ये क्यों है मसला, आखिर बिजली का मसला हल क्यों नहीं हो रहा है? इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद हैं। अरशद अब्बासी एनर्जी एक्सपर्ट है, उनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि जी अरशद साहब बताइएगा कि आखिर मसला क्या है। 2 महीने हुए हैं नई हुकूमत को आए हुए, ऐसा क्या हो गया कि बिल्कुल बिजली गायब ही हो गई है शहर से? देखिए, आपने एक ऐसे वक्त में ये टॉपिक छेड़ा है जबकि पूरे पाकिस्तान में जितने 22 करोड़ अवाम है या 23 करोड़ अवाम है वो बलक उठे हैं। और आपने अपने इंट्रोडक्शन में वैसे ही कहा है कि हम तो समझते थे कि बड़े स्पीड वाले प्राइम मिनिस्टर आए हैं, बड़ा काम करेंगे, ये करेंगे। आप मुझसे पूछ रही हैं तो मैं इस्लामाबाद में बैरियर एन्क्लेव में, जहाँ कभी लोड शेडिंग नहीं थी, इस वक्त आपका जो ये इंटरव्यू हो रहा है वो भी लोड शेडिंग में हो रहा है। अब जब कराची की बात करते हैं तो शायद मैंने एक एक्सटेंसिवली इसके ऊपर काम किया था। 2010 में एक रिपोर्ट निकाली थी पाकिस्तान पावर सेक्टर, जो कि मेरे ख्याल में पाकिस्तान की हर इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में। बात ये कि जब के इलेक्ट्रिक प्राइवेट हुआ तो उस वक्त इसकी कोई लाइबिलिटीज़ थोड़ी सी थी और ये तस्वर किया गया था कि बड़ी अच्छी कंपनी आएगी और ये लोड शेडिंग ख़त्म करेगी। सच्ची बात है कि के इलेक्ट्रिक ने दुनिया में प्राइवेटाइजेशंस का जो मॉडल को टोटली फेल किया है। अगर आप देखें तो कराची के लोगों को बिजली भी महंगी मिल रही है। इनके जो पावर प्लांट हैं, स्पेशली मैं उनका नाम लूँ, बिन कासम 1 का, स्पेशली बिन कासम 2 का, औरंगी का, ये देखिए इनकी एक्चुअली एफिशिएंसी क्या है और ये गवर्नमेंट को क्या शो की गई है। ये एक और एक ड्रामा है। फिर ये कि तकरीबन 1000 मेगावाट ही नेशनल ग्रिड से लेते हैं जिसकी कास्ट 7 रुपये है और आगे देते हैं कंज्यूमर को 22 रुपये में, 23 रुपये में। यानी ये वो मॉडल है जो दुनिया में हमने कहीं नहीं देखा। ये बड़े टॉप लोगों तक ये बातें सारी पहुँची हैं, जो कि एनालिसिस मैंने किया था। तो क्यों इतनी महंगी क्यों देते हैं? जब 7 रुपये की पैदावार है तो 22 में क्यों देते हैं? बाकी डिस्को इसका कोई सवाल करने वाला नहीं है। एक बड़ी वजह ये भी है कि पाकिस्तान में आपने नाम सुना होगा नेपरा, जो नहीं देखिए वो उसका नाम है नेपरा, जो एक रेगुलेटर है। अनफॉर्चुनेटली जो हमारा रेगुलेटर है जिसका काम यही था कि वो गवर्नमेंट को भी एडवाइस करे और कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए बना था, इस नेपरा ने कभी भी इसको पेनलाइज नहीं किया, कभी भी इसको बड़ी जिसे कहते हैं ना मेजर पेनल्टी नहीं डाली। हालांकि ये देखें, ये एक लॉ है कि इसकी मैनेजमेंट को वो टेक ओवर कर सकते हैं, कोई एडमिनिस्ट्रेटर आ सकता है, क्योंकि के इलेक्ट्रिक ने एक ऐसा काम किया हुआ है कि ये सब्सिडी भी लेती है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, बिजली सस्ती भी लेती है और ये खुद नफ़े में है। लेकिन लूज़र कौन है? कराची के अवाम। ये इतना बड़ा जुल्म है कि मेरे ख्याल में पूरी दुनिया में राइट ऐसा कि मॉडल ही नहीं होगा। अब आ जाते हैं नेशनल लेवल के ऊपर। देखिए, बात ये कि आपने भी सुना होगा, हमने भी सुना होगा, ये एनर्जी जितनी भी एक किस्म का सिंपल मैथमेटिक्स है। ये कह रहे थे कि हमने ये 13,000 मेगावाट ऐड कर दिया। सच्ची बात है, कितनी कास्ट पे किया है कभी किसी ने पूछा है? वो जो पावर प्लांट लगे थे पिछले PMLN के दौर के ऊपर, वो ज़्यादा फोकस था कोल के ऊपर, LNG के ऊपर। हालांकि 2 प्रोजेक्ट जो थे ख्वाली सी पैक के सुकी किनारी और क्रूड, वो थे हाइड्रो साहब। अगर यही लोग सोलर पे आते, विंड पे आते और इस पे आते तो आज ये फ्यूल हमारे पास नहीं है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। $40 पर बहुत आपने सही और बात ये कि क्या हुआ, वो चला गया।
राइट भाई साहब, आपने बहुत सही बात की। हमें ऑल्टरनेट अच्छा, एनर्जी अब पर दूसरी आना है, में अगर अर्ज मुझे कर इजाजत दूं। दें, अगर मुझे एक इजाजत बात दें। राइट भाई साहब, मुझे जी इजाजत जी दीजिएगा। प्लीज देखिएगा सर, आपने बहुत अच्छी बात की सोलर पार्क्स के हवाले से, ऑल्टरनेट एनर्जी के हवाले से, लेकिन अगर आप पावर सेक्टर को देखें और पिछले 10-15 साल को मॉनिटर करें तो इट्स क्वाइट ऑब्वियस कि देयर इज नो प्लानिंग, देयर इज नो स्ट्रैटेजी। हमारे इंपोर्ट बिल का 1/4 जो बिल है वो पावर सेक्टर के लिए, उसमें हम एलएनजी मंगवाते हैं, कोल मंगवाते हैं, महंगा फर्नेस ऑयल मंगवाते हैं। हमें यह कभी मालूम नहीं पड़ा कि हम जो साउथ अफ्रीका से कोल मंगवा रहे थे उसका ट्रांसपोर्टेशन कितना बढ़ रहा है, और हमारे पड़ोसी मुल्क के पास भी कोल है। अब हमारी हुकूमत को मालूम पड़ा, ओ हमें सस्ता कोल चाहिए, मसला ही नहीं, अफगानिस्तान से मंगवा लेते हैं, साउथ अफ्रीका से बड़ा महंगा पड़ रहा था। प्लानिंग का फुकदान, स्ट्रेटजी का फुकदान। आपने के इलेक्ट्रिक की बात की, सर्कुलर डेट ने इस वक्त पावर सेक्टर को घेरे में काफी वक्त से लिया हुआ है। हमने बॉन्ड्स का भी इजरा किया था उस कर्जे को उतारने के लिए, वो कुछ 2000 अरब के करीब पहुंच गया था। अभी भी के इलेक्ट्रिक क्या कहता है? के इलेक्ट्रिक सर कहता है कि 50 अरब रुपए हुकूमत ने हमारे देने हैं, खुदा के वास्ते 25 अरब तो दो ताकि हम अपना तेल वगैरह खरीद सके, अपनी पेमेंट्स वगैरह कर सके। सर्कुलर डेट ने अलग घेरा हुआ है। तो वाजे तौर पर यह नजर आ रहा है कि हम ना ऑल्टरनेट एनर्जी की तरफ जा रहे हैं। शहबाज शरीफ जब ग्वादर जाते हैं तब सोलर पार्क का जिक्र करते हैं, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में नहीं करते हैं। पूरे मुल्क को सोलर पे ऑल्टरनेट एनर्जी पर लेकर आना है, पर सैडली पावर सेक्टर को बिल्कुल निगलेक्ट किया गया है और ये एक टाइम बॉम्ब है जो कभी भी फट सकता है। अब्बासी साहब, आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, एक तो बात ये कि आप खुद सोचें कि पाकिस्तान की जो पूरी इंस्टॉल कैपेसिटी 40,000 मेगावाट है, जबकि इंडिया में 1,05,000 तो खाली सोलर है और 48,000 मेगावाट विंड है। मैं बात कर रहा हूँ अप टू 1 जुलाई 2022। एक दूसरी जो बात कहूँगा वो ये कहूँगा कि मेरे ख्याल में मुस्लिम लीग नून के दौर में मैंने एक रिपोर्ट लिखी थी शेल गैस के ऊपर। उसी बेस के ऊपर मुझे अमेरिका बुलाया गया और लकली मुझे वहाँ पे काम करने का भी मौका मिला। उस वक्त इंटरनेशनल कंपनी से कहा है कि हम आपको शेल गैस अनलॉक करके देते हैं और इसका $11 पर MMBTU लेंगे। लेकिन हमारे इसी मियाँ साहब, इसी गवर्नमेंट ने कहा नहीं नहीं जी हम नहीं करेंगे, हम बेहतर है कि हम कहाँ से लेके आएंगे, कतर से लेके आएंगे। एक ये बड़ी मेजर मिस्टेक हुई है। वो बेस्ट फ्रेंड थे ना कतर वाले। आप देखिए जब ये इमरान खान की गवर्नमेंट आई थी तो उस वक्त पाकिस्तान के जी अच्छा दूसरी बात ये कि जब इमरान खान की गवर्नमेंट आई थी तो उस वक्त जितने भी पाकिस्तान के ऑयल एंड गैस के एक्सपर्ट थे, मैंने डॉक्यूमेंट किया था और हमने एक रिपोर्ट भेजी थी, उसका नाम था हेल्प मीन हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन लाइसेंसिंग पॉलिसी। पाकिस्तान में अभी 43% एरिया एक्सप्लोर हुआ है। हमने अभी कोलू की तरफ नहीं गए, नॉर्थ वजिस्तान नहीं गए, रन ऑफ कच्छ की तरफ नहीं गए और बावलपुर साइड पे नहीं गए। देखिए, अगर हमारी ऑयल एंड गैस की कंपनी जैसे OGDCL है, PPL है, ये थोड़ी मेहनत करती तो पाकिस्तान में ऑयल गैस का इतना पोटेंशियल है कि हम 5 साल में खुद कफील हो सकते हैं। जैसे अभी बन्नू में एक गैस की डिस्कवरी हुई है, अभी डेरा गाजी खान नहीं राजनपुर में गैस की डिस्कवरी हुई है। वो मसला ये होता है, सुई से गैस की डिस्कवरी होती है, सुई वालों को गैस नहीं मिलती, पूरे पाकिस्तान को गैस मिलती है, वो बेचारे तड़पते रहते हैं। मसला ये भी तो है अब्बासी साहब। आपकी बात ये है कि पाकिस्तान को कौन चला रहा है। देखिए, हमें समझ आज तक नहीं आई कि ये कौन सा बंदा एनर्जी सेक्टर पे चला रहा है, कौन स्ट्रेटजी बना रहा है। ये अल्लाह का अजूबा है सर, ये मालो माल है, मिनरल से, रब चला रहा है, ऑयल से, गैस से, शेल गैस से। एक दूसरी आपने कोल की बात की। देखिए बात सुने, आज से 6 माह पहले अगर ये मेरा ही कारपेट था, मैंने कहा था उस वक्त कि अगर आपके पास पहले देखिए 6 माह पहले बिजली सरप्लस थी। जब सरप्लस है तो हमें कैपेसिटी पेमेंट देनी पड़ती है। अभी एक जो बम शेल हमारे पे गिर रहा है, जो ये पावर प्लांट बंद है फ्यूल ना होने की वजह से, यानी LNG कोल ना होने की वजह से। देखिए, ये जो सर्कुलर डेट है ये 4000 अरब से क्रॉस कर गया। ये गैस के ऊपर 1500 बिलियन है और दूसरा पावर सेक्टर में 2500 बिलियन है। अब पावर प्लांट नहीं चल रहे, क्यों? ये कहते हैं जी LNG नहीं है, कोयला वहाँ से लाना है। ये तो 6 माह पहले एक मैंने प्रपोजल दी थी कि देखिए आपके बैक यार्ड के ऊपर जो कोयला है वो उसकी हीटिंग वैल्यू बड़ी अच्छी है, बहुत बेहतर है। जो आप साउथ अफ्रीका अब्बासी साहब लास्ट मिनट सॉल्यूशंस की तरफ बढ़े सर, या साउथ अफ्रीका से लाते सॉल्यूशन। देखिए, अगर काश पाकिस्तान में कुछ जिनको अल्लाह का खौफ हो,
आप कुछ सीधे बंदे लेके आए। मैं वो ये तो मजाक, ये तो सुबह सुबह आपने ऐसी बात कर दी कि मजाक मजाक कर रहे हैं सर आप। उस दिन हमारा हाल होगा। नहीं सर, कहाँ से सीधे बंदे आएंगे सर? जो सीधे बंदे आते हैं जैसे उनको लोग हटा वैसे दिया हुक्मरान, जाता हम है। लोग सीधे भी हो रहे हैं सर। देखिए कोई तो मर्द का बच्चा उठेगा, आमीन। कोई तो इंसान उठेगा जिसने आमीन। अल्लाह को जान देनी है, आमीन। जिसका हिसाब होगा, आमीन। कितने के पैसे बनाएंगे, कितने के ये करेंगे, लूटेंगे। सच बात है, जुल्म हो गया है। इससे बड़ा जुल्म नहीं होगा कि 40,000 मेगावाट लगी हुई है और हम 28,000 मेगावाट दे नहीं सकते। ये शर्म की बात, डूब मरने का मकाम है। वाकई जबकि ये तो हमसाया हकीकत मुल्क है। में हद 4,10,000 मेगावाट की इंस्टॉल कैपेसिटी है, $600 बिलियन के रिजर्व में। हर जगह हम जा रहे हैं पैसे मांगने के लिए। ये बताएं, ये जो IMF के $2 अरब मिलेंगे, ये तो एक जैसे कहते हैं ना झटके से चले जाएंगे। जी हाँ। इसी Definitely। कैपेसिटी पे में जो पावर सेक्टर है, हम क्या इसका लेके आएंगे। और एक और बात है, आपने वो बंदे लेके आए जो एक फार्मासिस्ट है, उसको उठा के आपने पेट्रोलियम का वो बना दिया है। यार देखें उसका ट्रैक रिकॉर्ड, देखें कौन है। आपने चुन चुन के बंदे वो लगाए हैं, ये लगाए कि अवाम को बतनफ़र किया जाए और ये बताया जाए कि आप पाकिस्तान की स्टेट में आपके लिए कोई हल नहीं है। अब लगता है कोई फरिश्ते ही आए, कोई और दूसरा आएगा आपका हल करेगा। वाजी साहब, चुन चुन के बंदे इसलिए लगाए ताकि आपके इशारों पे काम करें कि इन लोगों के पास इस चीज़ का कोई हल नहीं। बिल्कुल सही कहा आपने। बहुत बहुत शुक्रिया बाजी बहुत साहब, बहुत थैंक यू शुक्रिया। सो मच। Thank you so very much, थैंक यू sir. सो मच, Thank you बहुत so बहुत very शुक्रिया। much. बिल्कुल सही कहा बाजी साहब। हल तो कुछ भी नहीं निकल सकता है सर, कि कोई जो भी कोई कहते हैं ना कि अगर कोई शरीफ कहते हैं कि जो मर्द का बच्चा आएगा और जो भी आएगा, जो भी कोशिश करेगा हमारे मुल्क को सुधारने की, मुझे लगता है उसको साजिश करके हटा दिया जाएगा। और यहाँ पे एक और बात, जो हम शहबाज स्पीड नाम सुनते थे, और अब मुझे लग रहा है वो शहबाज स्पीड इस नाम से मशहूर होगा कि जी मुल्क को नीचे ले जाने के लिए, तरक्की की तरफ नहीं, नीचे ले जाने के लिए। क्योंकि 2 महीने में जिस स्पीड से उन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क किया है, आवाम का बेड़ा गर्क किया, उनसे बेहतर और कोई नहीं कर सकता। 40,000 मेगावाट प्रोडक्शन हमारे मुल्क में इंस्टॉल्ड है और हम 28,000 की डिमांड पूरी नहीं कर सकते। इससे वाज़ेह हो जाता है कि हम कितने नाअहल हैं, हमारे हुक्मरान कहाँ खड़े हैं, हमारी पॉलिसीज़ कहाँ खड़ी हैं। और जिस तरह अब्बासी साहब ने कहा कि एक फार्मासिस्ट पेट्रोलियम मिनिस्टर है, जिसकी वजह से पेट्रोलियम मिनिस्ट्री का क्या हाल होगा और सब जानते हैं लोग किस तरह गुजरे। ऐसा सोशल मीडिया पर बड़ा रिएक्शन आ रहा है क्योंकि पावर सेक्टर में तो बिजली है नहीं बढ़ता, और जिनके पास बिजली के बिल आ रहे हैं, उन बिल्स के ऊपर पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है। जनरल सेल्स टैक्स, सुपर सेल्स टैक्स, लग्जरी सेल्स टैक्स, 3 किस्म के सेल्स टैक्स। वो भी आपको दिखाते हैं। सामने ये ट्वीट शुमाइला अब्बासी है, ये देखें ऊपर लिखा हुआ है, पुराने पाकिस्तान की नई घड़ी आ गई है, और हर जगह नंबर से जगह लिखा हुआ है बिजली गई, बिजली आई, बिजली गई और बिजली आओ, ये लिखा हुआ है। आप ये देखें क्या मजाक बना के रख दिया है, हर चीज़ का हमारे मुल्क का मजाक बना के रख दिया है। और भी ट्वीट्स हमारे पास मौजूद हैं, और ये देखें जी एक और ट्वीट है अक्षय कुमार के ऊपर, उन्होंने कुछ कहा है तला, ये देखें क्या लिखा हुआ है। बेटा एक जमाना था जब लाइट नहीं जाया करती थी, यानी याद करेंगे वो एक जमाना था जब मेरे गांव में बिजली आई थी और बोलते थे कि मेरे बिजली जाती नहीं है। तो ये वो जमाना याद किया जा रहा है। लोग कहते हैं कि क्या, अब देखें ना वो बहरिया टाउन से बात कर रहे थे हमारे साथ, भाई साहब कहते थे हमारे यहाँ लाइट नहीं जा रही, अब जाती है। और ये बहुत अच्छी ट्वीट है मुझे लगी, पाकिस्तानियों मंजियां बाहर रख लो, बड़ी सोहनी हवा चल रही है। क्योंकि ये पहले बहुत पुराने ज़माने में सुना जाता था कि ये इस तरह की जो है वो पलंग कहते हैं, चारपाई कहते हैं, ये होती थी, छतों पे लोग सोते थे क्योंकि लाइट रात भर नहीं होती थी। और वही वेलकम टू पुराना पाकिस्तान, सोने पे सुहागा। वजीर आजम पाकिस्तान ने भी कह दिया है जुलाई में लोड शेडिंग बढ़ेगी। वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। मेरे ख्याल से शहबाज शरीफ साहब हम आपका क्या हाल करेंगे कुछ मालूम नहीं है। ब्रेक लेते हैं, डिस्कशन जारी रहेगी। बिस्तर पे आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। आजकल लगी हुई है सेल इस मुल्क में, पाकिस्तान बिक रहा है ₹1 में वर्दा। क्या आप खरीदेंगी? अल्लाह ना करे क्या कभी हम अपने मुल्क को ₹1 में बेचे। लेकिन भाई आपकी आपको बात PIA चाहिए, स्टील मिल चाहिए, क्या चाहिए आप मुझे बताएं। वहाँ वैसे PIA खरीद लेनी चाहिए। सोचो मुझे। इतने सारे जहाज, बेहतर हो इतना जाएगा। बड़ा नेटवर्क, इतना बड़ा सेटअप, न्यूयॉर्क में रोजवेल्ट होटल, आपको सब ₹1 में मिलेगा। मैं सोच रही हूँ मिफ्ता इस्माइल साहब के पास जाऊँ और ₹1 से बेहतर बोल, मैं ₹100 दे रही हूँ आपको, या 1000 दे रही हूँ, आप मुझे PIA दे दीजिए। मैं कहूँगा भाई होटल दे दीजिए, बाकी अपने पास रखिए, ₹1 का सौदा कर। खैर मिफ्ता इस्माइल साहब ने क्या कहा, इट वॉज वेरी शॉकिंग, वेरी सरप्राइजिंग। अफसोस की बात, डूबने का मकाम, लेकिन उनको शर्म नहीं आई। क्यों हमने अपने इदारों को इतना खसारे में डाल दिया? आपको मालूम है वर्दा, जब पाकिस्तान स्टील मिल बंद हो रही थी तो उसके फर्नेस में लोहा था। उस फर्नेस का काम होता है लोहे को पिघलाना, लावा बनाना।
तो जब बंद किया गया तो उसके फर्नेस को खाली नहीं किया गया, तो वो जो लावा था ना वो अंदर ही पड़ा रहा और इतने सालों से अंदर पड़ा रहा है। एक बड़ा चैलेंज ये हो गया इस फर्नेस को चलाने के लिए कि इसको खाली कैसे किया जाए। इमेजिन द हाइट्स ऑफ मिसमैनेजमेंट और नाअहली की इंतहा देखिए कि इनको परवाह ही नहीं है, चिल बैठे हुए चलते रहे इधर। और शर्म भी नहीं आ रही ना कितने, और ये शर्म से डूब बढ़ने का मुकाम है इस वक्त। जिस तरह से आप एक टेलीविजन चैनल पे बैठ के बड़े मजे से कह रहे हैं कि 1 रुपए में भी कोई खरीद लेना तो भी फायदे में है, और ये लोग हमारा मुल्क चला रहे हैं। अच्छा, ये हमें डिक्टेट कर रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए, मुल्क कैसे चलेगा हमारा। इट इज वेरी सैड, एम्बैरेसिंग हमारे फाइनेंस मिनिस्टर किस तरह पाकिस्तान के बड़े बड़े इदारे बेच रहे हैं। इसकी एक बड़ी वजह क्या है वर्दा? इसकी बड़ी वजह यह है कि हमारे मुल्क में मर्दों की सेहत बड़े खतरे में है, खास तौर पे मेंटल हेल्थ, जहनी सेहत बहुत खतरे में है। अब जैसे मैंने प्रोग्राम के शुरू में कहा था कि पाकिस्तान का सबसे खतरनाक नशा है कुर्सी का नशा, ताकत का नशा, और उस ताकत के नशे ने सबको इस तरह जकड़ ली कि वो नहीं सोचते कि हमें क्या पॉलिसी, स्ट्रैटेजी, तरीक़ेकार, रोड मैप, जो मैं कह रहा हूं इस वक्त के नेशनल इकोनॉमिक इमरजेंसी प्लान की मुल्क को शदीद जरूरत है। अगर ये प्लान नहीं बनाया गया, आपको याद है एक नेशनल एक्शन प्लान भी बना था पाकिस्तान की तारीख में जब हालात बड़े खराब हुए थे, टेररिज्म बहुत ज्यादा था, आर्मी पब्लिक स्कूल पे हमला हुआ था, तो अभी भी तो हालात उतने ही खराब हैं, लेकिन सैडली नथिंग इज बीइंग डन। मुजम्मिल असलम साहब हमारे साथ मौजूद है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, पीटीआई के इस वक्त इकोनॉमिक टीम का बड़ा मेन हिस्सा है। मुजम्मिल साहब, थैंक यू सो वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। ये बताइए, मेरी ये तजवीज़ है सर कि इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं, एमरजेंसी लगनी चाहिए, नेशनल इकोनॉमिक एमरजेंसी प्लान बनाना चाहिए, नहीं तो हालात बहुत खराब होने वाले हैं। आप क्या कहेंगे सर? देखिए, मैं तो इससे ज्यादा बोलूंगा कि आप इकोनॉमिक मार्शल लगा दें, पॉलिटिकल मार्शल नहीं, इकोनॉमिक मार्शल लगा दें इस मुल्क में, और खास तौर पे जो हमारे फैसला लेने वाले लोग हैं माशी, उनके ऊपर जो है ये है मार्शल लगा दें। मुजम्मिल साहब, आप बहुत एक इन्वेस्टमेंट कंपनी भी चलाते हैं, इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स भी आपके साथ हमेशा होते हैं, आप 1 रुपए में पीआईए क्यों नहीं बेच रहे सर? खरीद क्यों नहीं? खरीद लें। मैं यही कहने वाला था कि इस तरह के गैर जिम्मेदार स्टेटमेंट्स आपका नेशनल असासे पीटीआई की हुकूमत ने इसी पीआईए को कोरोना में उसके खसारे को कहां से कहां नीचे लेकर आ गई। और ये जो है भाई साहब फिर कह रहे हैं कि 1 रुपए का पीआईए ले लो, 1 रुपए का स्टील मिल ले लो, ये 1990 वाली कहानियां कर रहे हैं। 1990 में भी पहले ये इदारे को खुद इन्फेक्ट करते हैं, उसको नुकसानात पे इतना ले जाते हैं, उसके बाद फिर अपने ही जो दोस्त यार फ्रंटमैन बिजनेसमैन है उनको वो सस्ते में बेच देते हैं। सीमेंट कंपनियां 1990 की मतलब पावर कंपनियां, घी कंपनियां, आप जरा जाएं तो सही लिस्ट तो उठाएं कि कितने इन्होंने जो है आज वही जो है इनके जो है वो बिजनेसमैन फिर सपोर्टर बन जाते हैं, इनको स्पॉन्सर करते हैं जब ये गवर्नमेंट्स में आते हैं। तो ये इनका पुराना तरीका है, और ये जो अब फिर इन्होंने ये हरकत दूसरी दफा की है, और जब ये हरकत करते हैं तो इनके जाने का वक्त भी आ जाता है। पिछली दफा भी वजीर खजाना बने थे तो इन्होंने पता नहीं करता पीआईए ले लो स्टील मिल फ्री दे दूंगा, स्टील मिल ले लो पीआईए फ्री दे दूंगा, और अब ये फिर हरकत की और वो अब इसहाकडार साहब आ रहे हैं। तो ये इस तरह से करना, इस तरह के स्टेटमेंट पहले सियासी, मुजम्मिल साहब, सियासी मार्शल लॉ तो फौज लाती थी, मुआशी मार्शल लॉ कौन लाएगा? देखिए, मुआशी मार्शल लॉ जो है, अब मैंने तो एक टर्म बोल दी है, अब इसका जो है ये सियासी पार्टीज ही ला सकती हैं। अगर जैसे आप लोग सारे कहते हैं, हालांकि मैं इस पे बिलीव नहीं करता कि चार्टर ऑफ इकोनॉमी ले आओ, ये ले आओ, वो ले आओ, उसमें सारे के अपने इंटरेस्ट होते हैं। लेकिन जिस तरह के ये स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, अब मैं आपको छोटी सी बात रिश्ता की बताता हूँ कि जब ये आए इन्होंने बोल दिया 4% की रफ्तार से मुल्क ग्रो कर रहा है, वो 6% निकला, झूठ बोला इन्होंने। फिर इन्होंने कहा जी मुल्क में जो है बजट खसारा 6400 रहा, वो 4000 सूद बहुत बढ़ गया। फिर इन्होंने कहा कि जी मुल्क में जो है इस वक्त $22 अरब का करंट अकाउंट खसारा होगा, वो जो है अभी कल जाके 11वें महीने में इनकी वजह से $15 अरब, कहाँ 22 कहाँ 15, उसकी वजह से रुपया 30 रुपए निकल गया। तो ये इस तरह के जो उल्टे सीधे फायरिंग कर देते हैं, हाल ये कि स्टेटमेंट की वजह से 3 दफा ये IMF के पास गए अभी तक 2 महीने। पाकिस्तान की तारीख में कोई वजीर खजाना 1 दफा से ज्यादा नहीं लगाता, IMF से चीजें ले आता है। ये 3 दफा 2 महीने में गए, और फिर जब नाकाम होते रहे। लेकिन मुजम्मिल भाई, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि ये जो अब 2 बिलियन के करीब आ रहे हैं IMF से, ये कितने दिन चल जाएंगे? $1.4 अरब मई में खसारा किया, आप अंदाजा लगा लें कि $2 अरब कितने दिन चलेंगे। तो ये जिसके लिए इन्होंने पूरा पाकिस्तान
बंद कर दिया, तेल की कीमतें, बिजली की टैक्सेस, तनख्वाहदार पेशे पे टैक्सेस। Unbelievable. अभी तो बजट अभी अप्रूव नहीं हुआ अभी तक। IMF ने अभी मैं खबर पढ़ा था मजीद 4 शर्तें और भेज दी इनको कि ये भी पूरी करोगे तो तब मिलेंगे आपको 1.9 अरब। गुलामी की है तो पक्की गुलामी करनी पड़ेगी मुजम्मिल साहब, यहाँ पे और कोई रास्ता नहीं। थैंक यू सो वेरी मच एंड गिविंग अस योर प्रेशियस टाइम। वर्दा, यकीनन अब आप भी मान जाएंगे कि मेंस हेल्थ जो है ना काफी खतरे में है, जिसकी वजह से मुल्क के बड़े बड़े लीडर्स ऐसे फैसले कर मैं रहे हैं। मानती हूँ तला, बिल्कुल मानती हूँ, मेंटल हेल्थ का इलाज लाजमी होना चाहिए। यहाँ पे भी जो सूरत हाल चल रही है, जब हम अक्सर अपने शो में बात करते हैं कि इनका प्रोटोकॉल ख़त्म नहीं होता, प्रोटोकॉल में कमी नहीं आती है। अगर आप इतने सीरियस हैं अपने मुल्क के हालात को लेके, तो आप थोड़े से प्रोटोकॉल पे तो अपनी कमी लेके आए, लेकिन जी नहीं। हमने कुछ अर्से पहले वीडियो देखी थी कि एक सिर्फ खाना लेने के लिए किसी वजीर का गाड़ियों की लंबी कतार लगी हुई थी और AC चल रहा था गाड़ी में, पेट्रोल का दबा के, मैं कहूँगी कि कहते हैं कि आप फुल टाइम इसका वेस्ट कर रहे थे और फिर हमें कहते हैं कि चाय एक कप कम पी लीजिए, पेट्रोल का बचत कीजिए, बिजली हम बंद करें ताकि कुछ बेहतरी हो जाए। हम कुछ नहीं कर सकते इस मुल्क का, जब तक हुक्मरान सही नहीं होंगे मुल्क का कुछ नहीं हो सकता। खैर, मेंटल हेल्थ की बात हो रही है मर्द हज़रात की, तो फिर आज जून के महीने में मर्दों का स्पेशली उनकी अवेयरनेस दी जाती है हेल्थ के हवाले से, जिस पर हम बात करते हैं। वैसे यूँ तो देखा जाए कि अगर हम बात करें कैंसर केसेस की, तो पाकिस्तान में हर साल हज़ारों अफराद कैंसर के मर्ज़ से मुब्तला होकर अपनी ज़िंदगी से हाथ धो लेते हैं और अमूमन ये मर्ज़ मर्द के मुकाबले में ख़वातीन में ज़्यादा पाया जाता है, जिसके बायस ज़्यादा फोकस ख़वातीन की तरफ ही जाता है। लेकिन आज चूँकि हम मेल हेल्थ पे बात कर रहे हैं, तो हम बात करेंगे कि मर्द हज़रात में भी ऐसे काफ़ी कैंसर केसेस हैं जो पता नहीं चलते हमें टाइम पे, जिसकी वजह से हम टाइम पर उनका इलाज नहीं करवा पाते और आखिरी स्टेज पे हमें पता चलता है। शायद यही वजह है कि आजकल हम देखते हैं हमारी सोसाइटी में बहुत जवान लोगों को प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं, यंग एज पे हार्ट अटैक शुरू हो जाते हैं और वो अपनी हेल्थ का ख्याल नहीं रखते। डॉक्टर बरखर आरी हमारे साथ मौजूद हैं, ऑन्कोलॉजिस्ट। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। क्या गलतियां कर रहे हैं मर्द हजरात जिनकी वजह से कैंसर इतना बढ़ रहा है? हमारी फूड क्वालिटी अच्छी नहीं है, एयर क्वालिटी अच्छी नहीं है, हैबिट्स अच्छी नहीं है। रोशनी डालिए। अच्छा जी, अगर कैंसर की बात करें तो मर्दों में कुछ इकसाम के कैंसर बहुत कॉमनली पाए जाते हैं, जैसे कि प्रोस्टेट कैंसर और जैसे कि गोलियों का कैंसर, जिसे हम जर्म सेल ट्यूमर्स कहते हैं। लेकिन कुछ कैंसर्स जैसे कि हेड एंड नेक कैंसर्स वो फीमेल से ज़्यादा मेल्स में हमें पाए जाते हैं। जैसे हमारे पाकिस्तान में मेल्स का रेशो बहुत ज़्यादा है हेड एंड नेक कैंसर की, अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट डबल पर फीमेल्स के कंपैरिजन में मेल्स का कैंसर होता है। अब हेड एंड नेक कैंसर्स बोलते किसको हैं? हेड एंड नेक कैंसर का मतलब है कि हमारे होंठ से स्टार्ट होते हुए हमारे खाने की नलकी के ऊपर तक का जो कैंसर है उसको हम हेड एंड नेक कैंसर्स में लेते हैं, जिसमें ज़बान का कैंसर, होंठों का कैंसर, हलक का कैंसर और जो हमारा वॉइस बॉक्स होता है जिससे आवाज़ निकलती है उसका कैंसर, ये सारे कैंसर्स को हम हेड एंड नेक कैंसर्स में इंक्लूड करते हैं। अच्छा, जिस तरह आपने कहा कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोग बहुत ज़्यादा इग्नोरेंट हैं जिस चीज़ के लिए, तो बहुत कॉमन से सिम्टम्स होते हैं जिसको हम बहुत इग्नोर करते हैं, जैसे कि मुंह में छाले हो गए, जो छाले हील नहीं हो रहे हों, 2 हफ्ते 3 हफ्ते हो गए वो छाले हील नहीं हो रहे हों, आवाज़ में कोई चेंजिंग आ गई हो जिसको बिल्कुल इग्नोर किया जा रहा हो। यहाँ पे मैं एक सवाल करूँगी, आवाज़ की जब आपने बात की, तो अच्छा नॉर्मली हम जब एक नॉर्मल रूटीन में किसी के साथ रह रहे होते तो हमें पता नहीं चलता कि उसकी आवाज़ एकदम से बदली, कि आवाज़ आहिस्ता आहिस्ता बदलती है तला, तो आप यहाँ पे एकदम इग्नोर हो जा कर देते हैं कि हाँ जी हो गई होगी, बदल गई होगी, एज के साथ साथ फ़र्क पड़ा है। तो क्या कोई स्पेसिफिकली इसके अलावा कुछ और कोई इसके सिम्टम्स होते हैं जिसको हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए? क्योंकि अगर हम सिर्फ गले मुँह की बात ना करें, अगर हम गॉल ब्लैडर की बात करें, लिवर कैंसर की बात करें मर्द हज़रात में भी, तो उनमें भी ये होता है कि आप बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं, सिम्टम्स पता नहीं चलता और आखिरी स्टेज से पता चलता है। जी, कोई ऐसे 3-4 बेसिक के अलावा, जैसे कि आवाज़ के अलावा कुछ ठीक है, वर्दा शुरू हम गले से करते हैं, जैसे मैंने बोला वॉइस बॉक्स। अच्छा, वॉइस बॉक्स में एक तो गले का आवाज़ चेंज होना पहली बात, दूसरी बात निकलने में थोड़ी तकलीफ होना, ठीक है। अगर कैंसर वो ज़्यादा फैल गया है तो निकलने में तकलीफ होगी, जिसको हम बहुत इजीली इग्नोर करते हैं कि पीछे छाले हो गए होंगे, निकलने में इस वजह से तबीयत ख़राब है, गला ख़राब है, सोर थ्रोट हो रहा है, इस वजह से गले में दर्द हो रहा होगा, तो ये चीज़ हम लोग इग्नोर करते हैं। फिर आपने मुझे कहा कि गॉल ब्लैडर के कैंसर और लिवर के कैंसर। देखिए, गॉल ब्लैडर का कैंसर ऐसा कैंसर है जो हमेशा तकरीबन लेट स्टेजेस पर ही डायग्नोस होता है। क्यों? क्योंकि पेट में दर्द हो गया, सिंपल हम लोग जनरल फिजिशियन के पास चले गए, उसने पेट के दर्द की गोली दे दी और वो दर्द थोड़ा सा सेटल हो गया। ये करते करते गॉल ब्लैडर स्टोन्स हो गए। हम लोगों ने इस चीज़ को इग्नोर कर करके हम लोगों के पास जो कैंसर्स आते हैं वो लास्ट स्टेज में आते हैं। यही चीज़ें होती हैं कि प्रॉपर चेकअप
चेकअप नहीं होता है, जो जिस फील्ड से डॉक्टर स्पेशलिस्ट है उस स्पेशलिस्ट के पास पहुंचते नहीं हैं और सिंपल जो जर्नल फिजिशियंस हैं उनके पास चले जाते हैं, और आगे रेफरल अगर होता भी है तो बहुत इग्नोरेंट होते हैं, वो आगे रेफर होकर जाते ही नहीं हैं पेशेंट्स। तो ये चीज़ें हैं जिस वजह से वो इग्नोरेंट है, इग्नोरेंस की वजह से हमारे पास लेट स्टेज बढ़ने की इतनी ज़्यादा मिकदार में वजह क्या है? जैसे कि तलहा ने सवाल किया था कि Reasons डाइट में रीजंस जी तला साहब, कुछ रीजंस जिसको हम रिस्क फैक्टर्स बोले, कुछ रीजंस ऐसे होते हैं रिस्क फैक्टर्स जो कि जेनेटिक होते हैं, और कुछ रिस्क फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो कि एनवायरमेंटल होते हैं। अब देखिए जेनेटिक फैक्टर्स को पे तो हमारा कंट्रोल ही नहीं है। जैसे अगर कोई मेल है तो मेल होने पर तो कंट्रोल ही नहीं है ना, या फैमिली में कैंसर्स हैं तो उस पर तो हमारा कंट्रोल हो ही नहीं सकता। जैसे डायबिटीज और ब्लड प्रेशर फैमिली में आपका पार्ट होता है, हार्ट अटैक होता है, हार्ट इश्यूज होता है, सेम लाइक कैंसर तो उन पे तो हमारा कंट्रोल ही नहीं है। लेकिन हाँ, लेकिन जो एनवायरमेंटल रिस्क फैक्टर्स होते हैं उन पे हमारा कंट्रोल होता है। जैसे कि अगर हेड एंड नेक का स्पेसिफिक फ़िलहाल मैं बात करती हूँ तो पान खाना, गुटखा, छालिया, सिगरेट नोशी करना, अल्कोहल, ये सारे रिस्क फैक्टर्स हैं जो कि मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स हैं। हम अगर इन सोसाइटी में कितने बढ़ गए डॉक्टर साहब? एग्जैक्टली अगर हम पान गुटखे की बोले तो वो एक बहुत कॉमन कॉमन वजह है कैंसर होने की, और स्पेशली इन कराची तो दिस इज टू कॉमन। यस, इट इज़ वेरी कॉमन। व्हाट इज टू बी डन डॉक्टर साहब? क्या करना चाहिए लोगों को अपनी सेहत का ख्याल रखने के लिए? क्या स्टेप्स हुकूमत को लेने चाहिए? अच्छा, ये तो एक बेसिक चीज़ है कि सिगरेट मना कर देना चाहिए। सिगरेट के बिहाइंड सिर्फ हेड एंड नेक कैंसर्स ही नहीं, लंग कैंसर, ब्लैडर कैंसर, बहुत कोलन कैंसर, बहुत सारे कैंसर्स इस तरह के होते हैं जो कि सिगरेट नोशी की वजह से होते हैं। ये बंद करना चाहिए। पान गुटखे छालिया पर बैन होना चाहिए, क्योंकि अगर इन चीज़ों पर बैन होगा कैंसर्स की मिकदार कम होगी, ख़त्म नहीं होगी, कम होगी। और ऑब्वियसली स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स होने चाहिए, अवेयरनेस प्रोग्राम्स होने चाहिए, जिस तरह आपने अभी यहाँ पर अवेयरनेस सेशन किया है, इस तरह और ज़्यादा सेशंस होने चाहिए। अच्छा, तो इसके लिए हमें कोई टेस्ट वगैरह भी करवाने चाहिए? जैसे कि हम अक्सर लोग टेस्ट से भागते हैं ना, दूर भागते हैं, या इस तरफ हमारा रुझान ही नहीं जाता है, तो उसके बारे में कुछ बताएं कि हमें किस तरह कौन सा टेस्ट पे जाना चाहिए? अच्छा, जैसे कि देखिए कुछ कैंसर के लिए स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स बहुत ज़्यादा होते हैं। हेड एंड नेक कैंसर के लिए स्क्रीनिंग प्रोग्राम तो कोई नहीं है, लेकिन हाँ लंग कैंसर के लिए स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स हैं, प्रोस्टेट के लिए स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स हैं। तो हमें चाहिए, हमारी हुकूमत को भी चाहिए कि स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स को ज़्यादा एनकरेज करें, ताकि हमारे जो कैंसर्स हैं वो अर्ली स्टेज में डायग्नोस हो जाएं। जितना अर्ली स्टेज में डायग्नोस होंगे उतना ज़्यादा हम वक्त कम है, सवाल ज़्यादा है, इसलिए बेचारा हम ज़्यादा चीज़ें कवर करें। जिन लोगों को कैंसर हो जाता है वो बड़े प्रॉब्लम में आ जाते हैं, बड़ा महंगा इलाज है, कीमो में खाल उतर जाती है, बड़ा खर्चा होता है, गरीब आदमी तो खत्म ही हो जाता है। कोई सोल्यूशन है हमारे मुल्क में सस्ता इलाज कैंसर का? अच्छा जी, इलाज अगर हम कैंसर की इलाज की बात करें तो अगर वो अर्ली स्टेज में डायग्नोस हो जाता है तो सर्जरी इज़ द वेरी फर्स्ट स्टेज। हाँ, फर्स्ट एंड सेकंड स्टेज पे सर्जरी आप करा लें। सर्जरी के बाद फिर हम डिसाइड करते हैं फर्दर कि उसको रेडिएशन की ज़रूरत है या कीमो की ज़रूरत है या नहीं है, लेकिन सर्जरी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट ऑप्शन इन दैट। अगर थोड़ा सा स्टेज बढ़ जाता है तो अकॉर्डिंगली हम उस पेशेंट को रेडिएशन या फिर हम लोग कीमोथेरेपी एडवाइस करते हैं। बट एवरी पेशेंट हैज़ टू बी इंडिविजुअलाइज्ड, एवरी ट्रीटमेंट हम लोग स्टेज बाय अच्छा, जल्दी से बता दीजिएगा इसमें बरखा कि जैसे हमने सर्जरी करवा ली, उसके बावजूद भी कहते हैं कैंसर दोबारा आने के चांसेस होते हैं, दोबारा से होने के तो कितने % चांसेस होते हैं, या वेरी करता है पर्सन टू पर्सन? अच्छा, हर कैंसर के हिसाब से वेरी करता है, और सर्जन जितनी अच्छी सर्जरी होगी उतने कम चांसेस होंगे कैंसर के। Your last message. My last message is to do not ignore yourself, do not ignore any symptom which you are feeling which is new for you. हर अपने आप पर फोकस करें, कुछ भी चेंजिंग आपको महसूस होती है खुद में, वो जाकर अपने डॉक्टर को बताएं। सही। Thank you so very much Dr. Barkha for coming joining us on our show. वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद मैं आपको बताऊंगा मैं डाकू क्यों बनने वाला हूँ। हमारे साथ रहिए। Really? बड़े पैसे। आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं दुनिया बोल है, और इस वक्त मैं थोड़ा सा डरी हुई हूँ और सहमी हुई भी हूँ, क्योंकि मेरे बराबर में बैठे हुए हैं तलहा, और ब्रेक पे जाने से पहले ही अनाउंस करके गए थे कि ये डाकू क्यों बनने वाले हैं। तलहा, डाकू बनना आजकल जो है बड़े फायदे में है, और बड़े आपके जो है ना वारे न्यारे और पैसे बनेंगे अगर आप डाकू बन जाएं। वो कैसे,
आपको थोड़ी देर में बताएंगे। लेकिन इस वक्त एक और इशू जो हम डिस्कस करना चाहते हैं वो है कोविड का। कोरोना इस वक्त फिर सर उठा रहा है, मुल्क में कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं और एक बार फिर ये वायरस बेकाबू हो चुका है। मुल्क भर में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 22 एक मौत वाक़ई हो चुकी है। NIH के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में 541 कोरोना केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि मुस्बत केसेस की शरह 3.5% रही। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के मुताबिक मुल्क भर में 100 मरीजों की हालत इस वक्त तशवीशनाक और क्रिटिकल बताई जा रही है। और जिस तरीके से ये वायरस इस वक्त फैल रहा है, इसका नया वेरिएंट फैल रहा है, प्रिकॉशनरी मेजर्स लेना बहुत जरूरी है। हम लोग रिलैक्स हो गए हैं कि अब कोई मसला नहीं, कोरोना चला गया, कोरोना नहीं भाई। जहां जहां आप देखते हैं कि लोगों की तादाद ज्यादा है, लोग करीब खड़े हैं, मार्केट प्लेसेस हैं, कोई और ऐसी जगह है, नाई की दुकान है, कहीं और आप जा रहे हैं जहां बहुत सारे लोग हैं, कोई रेस्टोरेंट है, थोड़ी एहतियात करना इस वक्त जरूरी है। अगर हमने एहतियात नहीं की, क्योंकि एहतियात इलाज से बेहतर है। और पहले की तरह फिर से एहतियात करनी चाहिए, मास्क पहनना शुरू कर दीजिए। NCOC ने भी कह दिया है कि आपको मास्क पहनने की ज़रूरत है। जहां जहां आप देखें, चाहे बैंक में जा रहे हैं, मॉल्स में जा रहे हैं, सलोन्स में जा रहे हैं, सलोन्स में जाना फिर से थोड़ा सा अवॉइड कीजिए, क्योंकि कोरोना वहाँ से ही बहुत ज़्यादा बढ़ता है। ज़रूरी नहीं कि ऊपर से सख्ती आए, सब चीज़ें बंद की जाएँ तभी आप एहतियात करें। बिला वजह घर से बाहर निकलना थोड़ा सा एहतियात कीजिए और बार बार हाथ धोइए अपनी फैमिली के और अपनी हिफाजत के लिए। जी, हमारे पास इस पे कोई रिपोर्ट नहीं है, लेकिन अच्छा, डॉक्टर सईद खान हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे हम बात करेंगे कोविड के केसेस के हवाले से। जी डॉक्टर साहब, बताइएगा कि कोविड की शरह दोबारा से बढ़ना शुरू हो गई है, तो ये वेरिएंट कितना खतरनाक है और क्या बच्चों में भी ये वेरिएंट फैल सकता है कोविड पहले की तरह, क्योंकि बच्चे अक्सर बचे रहते थे इससे अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब, हमें सुन सकते हैं आप? डॉक्टर साहब, आपको आवाज आ रही है हमारी? डॉक्टर साहब से जब तक रब्ता करते हैं, मतलब एक जो सिचुएशन इस वक्त हमें नजर आ रही है, एक इस वक्त मुल्क पावर सेक्टर के बहरान से गुजर रहा है। बिजली का शदीद बुरान, गैस का शदीद बुरान, लाइट जा रही है, महंगे पावर आपकी जो प्रोड्यूसिंग यूनिट्स हैं वो चल नहीं रहे हैं, और साथ साथ कोविड भी बढ़ रहा है। बिल्कुल। तो वी शुड रियलाइज कि हमने किस तरीके से पहले कोविड का मुकाबला किया था। हमने वर्क एट होम किया था, हम लोगों ने मॉल्स बंद कर दिए थे, दुकानें बंद कर दी थी। इस वक्त भी मार्केटें जल्दी बंद हो रही हैं, लेकिन लोग अब एहतियात नहीं करते हैं, वो केयरलेस हो गए, केयर फ्री हो गए हैं, उनको बिल्कुल परवाह नहीं है। PTI की हुकूमत ने यकीनन जो काम किया था कोविड को कंट्रोल करने के लिए, उसको हम पूरी दुनिया ने अप्रिशिएट किया। जिस तरीके से खान साहब ने इंप्लीमेंटेशन करवाई, पॉलिसी करवाई, बर वक्त इकदाम किए। अब भी वक्त आ गया काम करने का। बात यहाँ पे ये कि पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने जिस तरह से कोविड को डील किया था, हम सब जानते हैं कितनी बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई थी, उससे मईशत को भी नुकसान इतना नहीं हुआ था, लोग महंगाई भी इतनी नहीं हुई थी, मैं ये कहूँगी। लेकिन अब मसला यहाँ पे ये है कि इस वक्त ऐसी हुकूमत हमारे पास है, नून लीग की हुकूमत है, जिसकी नाअहली हम हर जगह देख चुके हैं, चाहे वो गैस हो, बिजली बहरान हो, महंगाई हो, पेट्रोल हो, कुछ भी हो, और अब ऊपर से कोविड भी आ गया है। देखना ये है कि अब कितने मजीद हालात खराब होंगे, ये लोग किस तरह से डील करेंगे। जहाँ पे 1-1 रुपए में सेल लगी हुई है PIA की और बाकी दीगर हमारे एयरपोर्ट्स वगैरह की, तो आप सोचें कि कोविड से किस तरह से डील करेंगे। मैं तो बस यही दुआ करता हूँ अपने रब से कि अल्लाह ताला में ऐसे हुक्मरान दें जिनको अपनी नौकरी के बारे में कुछ पता हो, वजारत के बारे में कुछ पता हो, टेक्नोक्रेसी आनी चाहिए, टेक्नोक्रेट्स यहाँ पे आने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, थोड़ी देर पहले हमारे प्रोग्राम में एक एनर्जी एक्सपर्ट कह रहे थे कि एक फार्मासिस्ट को आपने पेट्रोलियम मिनिस्टर बना दिया है, एक टॉफियों की कंपनी चलाने वाले को आपने फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया है। तो आखिर ये मुल्क कैसे चलेगा? अगर हमने सही लोग नहीं लीडर्स अपने चुने तो मुश्किलात से 2-4 रहेंगे। शायद यही वजह है कि पाकिस्तान में इस वक्त इलेक्शन की इतनी आवाज़ PTI लगा रही है, क्योंकि इलेक्शन होगा तो ही अवामी नुमाइंदगी आएगी। इस वक्त जो नुमाइंदगी है वो शायद पैसे की, पावर की, ब्लैक और इनफॉर्मल इकोनॉमी की 2 नंबर काम की। क्योंकि मैं ये जानता हूँ कि कराची से थोड़े फासले पर हब के करीब हमें ईरानी तेल 60-70 रुपए लीटर मिल जाता है। फिर मैं क्यों खामखाई 250 रुपए का लीटर खरीदता हूँ, जो आने वाले वक्त में अभी 300 को टच करने वाला है, जब टेबल के नीचे इतनी 2 नंबरी चल रही है और जो अपने उनमें रेवड़ियां बांटी जा रही हैं, तो सब में बांटें, सबको दे। तला अफसोस की बात यह कि हमें खुद चूज करने का मौका नहीं मिलता ना अपना लीडर। अगर हम खुद चूज करने की कोशिश करते हैं तो नारे ऐसे लगते हैं, जो वीडियोस वायरल हुई है, हम सब जानते हैं, ठप्पे पे ठप्पे लगते हैं और फिर पता चलता है कि जी ये पार्टी जीत गई, जिसे हमने चूज ही नहीं किया था। और फिर इलेक्शन कमीशन चीज मान लेती है कि जी आप पार्टिसिपेट करें ना करें, फैसला वही आएगा जो आना है। वोट डल रहा जब होता है ना तो दरवाजे खुले होते हैं, लेकिन वोट जब दे ना दरवाजे बंद होते हैं, ताकि जब बंद दरवाजों में जो काम करना हो पीछे वो आराम से कर सके। हम जानते हैं उस्मान डार साहब भी PTI के यही कह रहे थे कि वोटर लिस्टें पंजाब में चेंज की जा रही हैं, वो अदालतों में जा रहे हैं, और प्रूफ है, उनके पास एविडेंस है, उनके पास उसके अलावा भी कुछ वापस आ जाएं, कोविड पे आ जाएं। डॉक्टर सईद खान से हमारा राब्ता हो गया। डॉक्टर साहब, इस वक्त जो करंट सिचुएशन है, जो करंट वेरिएंट है, उसके बारे में बताइए और आपको क्या करना चाहिए, प्रिकॉशनरी मेजर्स के बारे में बताइए। बहुत शुक्रिया। नया जो वेरिएंट आया हुआ है, इसकी वजह से काफी तेजी से नंबर्स बढ़ रहे हैं और आवाम को चाहिए कि हिफाजती तदाबीर जो पहले से माहिरीन ने बताए कि
समाजी फासले का ख्याल रखें और वैक्सीनेशन पे फोकस करें। जिनकी वैक्सीनेशन नहीं हुई फौरी तौर पे अपनी वैक्सीन लगाएं और बूस्टर डोज का भी एहतमाम करें, क्योंकि देखने में आया है कि वैक्सीन लगाए हुए अगर काफ़ी अर्सा हुआ, क्योंकि काफ़ी लोगों को वैक्सीन लगाए हुए साल बीत गया, तो वो ये समझ रहे कि वैक्सीन एक बार लगाने से वो महफूज है। तो ऐसा कतई नहीं है, क्योंकि वैक्सीन की तासीर में कमी आ जाती है और ये नया वेरिएंट इम्यून सिस्टम को या पिछले एंटीबॉडीज को भी चकमा देता है। तो इसके लिए हम नए बूस्टर डोज का एहतमाम करें ताकि इम्यूनिटी स्ट्रांग हो और न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज ताकि इस वायरस पे काबू पाया जा सके। तो डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि ये नया जो कोविड का वेरिएंट इतनी तेजी से फैल रहा है, क्या बच्चों पे भी ये खतरा लाहक है, क्योंकि पहले कोविड बच्चों पे इतना अंदाज नहीं होता था? ये इक्वली सबके लिए खतरनाक इस तरह है कि ये फैल सकता है, इसमें ट्रांसमिशन इक्वल है। अब ये है कि किसको ज्यादा पता है, ये डिपेंड करता है उस बंदे की अपनी इम्यून सिस्टम पे। यानी कि बच्चे भी एहतियात करें। बिल्कुल, बच्चों को भी एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि स्पेशली स्कूल में जब बहुत सारे लोग एक साथ होते हैं तो ये वायरस तेजी से फैल सकता है। और बच्चे बड़ों में करने के लिए भी एक बहुत बड़ा जरिया है। तो ये अगर बच्चे खुद नहीं अपने बड़ों में ये ट्रांसमिट कर लेते हैं और फिर उनको ज्यादा शिद्दत से बीमारी पॉसिबल है। तो एहतियात जरूरी है और वैक्सीनेशन इस बीमारी का फिलहाल वाहिद ही हल है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सईद हमारे साथ मौजूद है। एहतियात जरूरी है, वैक्सीन हल है और यकीनन जहां हुजूम वाली जगह हो वहां जाने से गुरेज करेगा, जाना है तो मास्क मैं यहाँ थोड़ा सा बताना भी चाहूँगी कि इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें चाहिए कि हम हेल्दी डाइट का इस्तेमाल करें, हम थोड़ा सा जंक फूड को दोबारा से एक दफ़ा फिर से अवॉइड करें, घर का बना हुआ खाना खाएं, दालों का इस्तेमाल ज़्यादा करें। आप इस तरह के ड्रिंक्स, हमने आपको बहुत सारी स्मूदीज़ बताई हैं जिससे आप का इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है, उस तरह की स्मूदीज़ का आप इंटेक लीजिए। आप फ्रूट्स का इंटेक ले सकते हैं, आम अच्छे खासे सीजन में आए हुए हैं इस वक्त, आम का इंटेक ज़रूर लीजिए, ये भी आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। प्लम्स आए हुए हैं, आलू बुखारे आए हुए हैं। और एक मैं कहूँगी कि एक हैबिट है, आप अगर बना लें सुबह निहार मुँह आप एक चुटकी कलौंजी खा लें तो उससे भी आपका इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। मौत के अलावा हर बीमारी का इलाज है कलौंजी में, ये नबी करीम आका दो जहां रहमत लिल आलमीन वजह तख्लीक कायनात मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया और उनकी हर कही भी बात पत्थर पे लकीर है। तो मैं तो कहता हूँ आंखें बंद कीजिए, नियत कीजिए कि मौत के अलावा हर बीमारी का इलाज है। मैं ये प्रैक्टिस करता हूँ कि कलौंजी का ऑयल निकलवाता हूँ, फ्रेश ऑयल अपने आंखों के सामने, और फिर वो 1-2 ड्रॉप्स ऑयल की सुबह सुबह अगर आप पी लेंगे तो पूरा दिन आपकी बॉडी चार्ज रहेगी, चाहे आप नाश्ता भी नहीं खाएं, खाना भी नहीं खाएं, चलते रहें, ताकत आपके जिस्म में रहेगी। बड़ी अच्छी चीज है, जरूर इस्तेमाल करें। विटामिन सी का इंटेक भी हमें बढ़ाना चाहिए। विटामिन सी का इंटेक हम सब जानते हैं किस तरह से हम इसकी टैबलेट्स भी आती हैं, टैबलेट फॉर्म में भी ले सकते हैं, एक गिलास पानी में डाल के। और इसके अलावा इस तरह की लेकिन डोंट यू थिंक वर्दा कि इस वक्त जो सिनारियो है, हमारी जो माशी कंडीशन है, पेट्रोल की प्राइसेस हैं, पावर की सिचुएशन है, गैस की सिचुएशन है, 100% बिजली के बिल बढ़ चुके हैं और लोग इतनी मुश्किलात में हैं, कोविड भी सर उठा रहा है, तो वर्क एट होम और वो सब कुछ जो है वो होना चाहिए। चाहे हमारे बड़े अच्छे वर्दा, उन्होंने जो है मैं भी व्हाट्सएप पे कुछ भेजा है, किया इलेक्ट्रिक का उनका बिल मिला है नया, उस बिल के अंदर इतने सारे GST लगे हुए हैं कि वो परेशान हो गए। मैं चाहूंगा व्यूअर्स को भी उसकी एक तस्वीर दिखाई जाए कि के इलेक्ट्रिक चार्जेस देखें। पहले आ रहा है इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, फिर आ रहा है इनकम टैक्स, फिर आ रहा है जनरल सेल्स टैक्स, फिर एक्स्ट्रा जनरल सेल्स टैक्स, फिर फर्दर जनरल सेल्स टैक्स, और फिर आपकी वो टीवी की लाइसेंस की फी जो आप बचपन से देते आए हैं। इंतहा है, जुल्म की इंतहा है। तलहा, मुझे समझ नहीं आ रहा, हम तो बिल्कुल अनपढ़ जाहिल गवार हैं, हमें तो पता ही नहीं है कि जनरल सेल्स टैक्स, एक्स्ट्रा जनरल सेल्स टैक्स और फर्दर जनरल सेल्स टैक्स क्या होता है। क्या प्लीज आप इसको इलैबोरेट करेंगे तलहा? प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, मुझे समझाएंगे कि ये 3 तरह के GST जो लगे हुए हैं, जब उन्होंने GST के मद में उस शख्स से जो है ना 7,000 रुपए ले लिए, फिर वो एक्स्ट्रा GST के मद में मजीद 7,000 रुपए लगा दिए, फिर फर्दर GST के मद में मजीद 7। ये किस तरह का खेल खेला जा रहा है हमारे लोगों के साथ? इस वक्त तरह दिल चाह रहा है कि कहीं से ईंट उड़ती हुई आए और आके मेरे सर पे लग जाए। हम क्या इतने पागल हैं, हम इतने बेवकूफ हैं कि हमें अकल नहीं है, हमें शऊर नहीं है, हमें समझ नहीं आता। हमने शायद क्या मैट्रिक की जमात भी नहीं पढ़ी है जो आपने इस तरह के 3 तरह के टैक्सेस लगा के दे दिए हैं हमें, और फिर बात करते हैं। 3 तरह के नहीं ना, एक ही तरह का है जनरल सेल्स टैक्स, जनरल सेल्स टैक्स, एक्स्ट्रा जनरल सेल्स टैक्स, फर्दर जनरल सेल्स। ये क्या हो रहा है हमारे मुल्क के साथ, लोगों के साथ? और ये बड़ी हैरत अंगेज सी बात है। मैं आपको बताऊं, हमारे मुल्क में बहुत सारे लोग इस वक्त माफियाज बने हुए हैं। जिस तरह डाकू, मैंने आपसे कहा था ना मैं डाकू बनना चाहता हूं, मैं माफिया बनना चाहता हूं। क्या वजह थी कि जब आप माफिया बन जाते हो तो हुकूमत आपको भत्ता देती है, और ये भत्ता जो आपको बैठे बैठे मिल जाता है, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है, बस आप थोड़ा सा प्रेशर क्रिएट करते हो, थोड़ी सी लॉबिंग करते हो, और फिर ऐसे हालात हो जाते हैं। पाकिस्तान में डाकू राजनपुर के इलाके में वर्दा
बड़े एक्टिव हैं। और हैरत की बात यह है कि उनके खिलाफ कई ऑपरेशंस किए गए हैं, बड़े पैमाने पे ऑपरेशंस किए गए हैं। कह दिया गया कि इलाका साफ कर दिया है, चारों तरफ से घेर लिया है, डाकू कहीं भाग नहीं पाएंगे। लेकिन मैटर ऑफ द फैक्ट, ग्राउंड रियलिटी इज कि जब भी ऑपरेशन किया गया वर्दा, तो 4 डायरेक्शन से उनको कवर नहीं किया जाता। अच्छा। उनको 3 डायरेक्शन से अटैक किया जाता है और एक रास्ता खाली छोड़ा जाता है कि आराम से भाग भी जाए यार, ये इनको जगह मिले भागने की, ऐसा नहीं बेचारे मर जाएं और ये सरवाइव ना कर सकें और इनको पकड़ ना पाए। पूरी प्लानिंग के तहत इनको रखा जाता है, इनको यूज किया जाता है इलाके के असर रसूख के लिए, रिसोर्सेज के लिए, मिनरल्स के लिए, पैसे के लिए, जमींदारी के लिए, वडेराशाही के लिए और अपने पर्सनल एजेंडाज अचीव करने के लिए। ये लोग भी हैं, ये इदारे भी हैं। बिल्कुल। खैर ताला, मुझे लग रहा है कि हमारे व्यूअर्स से भी और हम पे भी प्रेशर बहुत ज़्यादा बिल्ट हो गया है, स्ट्रेस। क्योंकि अगर हम जब पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो इतना स्ट्रेस डेवलप हो जाता है कि हम खुद कहते हैं कि ऐसा लग रहा है प्रेशर कुकर बन गए और कभी भी फट सकते हैं। पॉलिटिक्स की तो ये भी तो बात यही है ना, इनडायरेक्टली कान यहाँ से पकड़े, कान वहाँ से तकलीफ तो डाकू राज बड़ा बढ़ गया है और इस कदर बढ़ गया है कि राजनपुर के वर्दा जो मेंबर नेशनल असेंबली है रियाज मजारी साहब, गुज़िश्ता रोज उन्होंने असेंबली के फ्लोर पे खड़े होकर बोला कि भाई हमें पैसे दो, हमें भी भत्ता दे डाकुओं को, ताकि हमारी जान बचे। क्योंकि ये हुकूमत जिसके सामने बेबस हो जाती है उन्हें भत्ता देती है। चाहे वो सहाफियों प्रेस क्लब से प्लॉट बांटे जाएंगे, चाहे वो वुकला हो उनकी बार एसोसिएशन को ग्रांट्स दी जाएंगे, चाहे वो डाकू हो उनको पकड़ा नहीं जाएगा, भत्ता दिया जाएगा। 2 दिन दूर नहीं है जब हम डाकुओं को भी बजट एलोकेट करेंगे, उनके लिए भत्ता रखेंगे, क्योंकि हम बेबस हैं, हम नाअहल हैं। हमारे हुक्मरानों को नहीं मालूम मसाइल का हल क्या है। वो आए हैं कुर्सी का नशा लेने, पावर का नशा लेने। वो नशा लेते रहेंगे, जब वो वक्त पूरा हो जाएगा फिर पैसा खर्च किया जाएगा कि वो नशा मजीद हासिल किया जाता है। क्योंकि डाउनर और विड्रॉल सिम्टम्स जो है ना बहुत बुरे होते हैं पावर के नशे में, बंदा थोड़ा पागल सा हो जाता है। ये भी एक एडिक्शन है तलहा, और जो कभी क्रेजी तरीन एडिक्शन ना होने वाली एडिक्शन है। जैसे कि हमें कॉफी की एडिक्शन है, यहाँ पे पावर, पैसा और कुर्सी की एडिक्शन है। खैर आगे बढ़ते हैं, शो को मजीद आगे बढ़ा। एक और भी होती है कि खूबसूरती की, अपने स्किन का ख्याल रखने की, अपने चेहरे का ख्याल रखने की, अपनी फिजिक का ख्याल रखने की। कल हमने बात की थी कि ट्विटर पे एक बहुत बड़ा ट्रेंड चल रहा था कि मोस्ट ब्यूटीफुल फेसेस ऑफ 2022, लेकिन आज दर हकीकत ये चीज़ साबित हो गई है। हॉलीवुड के एक एक्टर रॉबर्ट पैटिंसन ने एक बार फिर बाकी तमाम एक्टर्स और मॉडल्स को पीछे छोड़ते हुए दुनिया के पुरकशिश मर्द का एजाज़ हासिल कर लिया है, और ये साइंटिफिकली तरीके से किया है। वैसे तो उन्हें ये एजाज़ 2 साल पहले भी मिला था, लेकिन अब एक बार फिर से ताज़ा रिपोर्ट ये कहती है कि हॉलीवुड के दीगर एक्टर्स को छोड़ के रॉबर्ट पैटिंसन दोबारा से ये अवार्ड जीत चुके हैं। और ये पता है इसमें बहुत बारीकियाँ देखी जाती हैं साइंटिफिकली कि आपकी आँख कितने मिलीमीटर इस तरफ है, किस तरह दोनों बैलेंस हैं, नाक कितनी मोटी है, कितनी पतली है। तलहा, आप कभी पार्टिसिपेट करना चाहेंगे? नेवर। मैं मुझे बड़े अजीब लगते हैं ये। खैर क्योंकि मेरी नज़र में अल्लाह की बनाई हुई हर मखलूक खूबसूरत है, और अल्लाह ने जिस भी मखलूक को जो भी चेहरा हो, हमारा दीन में इजाजत नहीं देता कि उसके ऊपर तनकीद करें, उसके ऊपर ये कहें कि ये काला है, ये गोरा है, इसकी आंख छोटी, इसकी आंख बड़ी, इसकी नाक छोटी। इट्स ऑल रबिश। आई थिंक इट्स वेरी रिडिकुलस। लेकिन ऑफ कोर्स जिस एक्टर की बात हो रही है मैं उनका जिक्र जरूर करना चाहूंगा। रॉबर्ट पैटिंसन कोई छोटा एक्टर नहीं है, बहुत बड़े एक्टर हैं, और रिसेंटली इनकी जो मूवी आई थी ऑफ कोर्स उसमें बैटमैन का रोल इन्होंने अदा किया था, जो कि लाजवाब था। के नाम से भी आप इनको जान सकते हैं कि ट्विलाइट काफी सारी सीरीज में ट्वाइलाइट में इन्होंने बहुत काम किया था, और ऑफ कोर्स हमने इनको वेयरवुल्फ मूवीज में बहुत देखा है। तो ही इज अ वेरी फेमस एक्टर, और नो डाउट बड़ी प्यारी एक्टिंग करते हैं, और क्या लाजवाब इनकी मूवीज होती हैं और लोग बड़ा पसंद करते हैं। तो मैं इनकी मूवीज बहुत शौक से देखता हूँ वैसे। चलें, ज़बरदस्त। हम सब देखते हैं, खैर बैटमैन बच्चे भी बहुत शौक से देखते हैं। उनकी जितनी मूवीज़ आई हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग होती हैं, थोड़ी सी हॉरर भी होती हैं, लेकिन इंटरेस्टिंग होती हैं, तो देखना बहुत हम पसंद भी करते हैं। इतने खूबसूरत एक्टर हों तो लड़कियां तो वैसे ही सिनेमा घरों में जाके बैठ जाती हैं। टॉम क्रूज ने ऐसे इतना बिजनेस नहीं किया है, वो आप जैसी औरतों ने जो है ना टॉम क्रूज को जो है ना, क्या मतलब है आपका मेरे जैसी औरत? मैंने कब सर आप लोग सब फैन हैं, मैंने कब कहा कि मैं खाली हीरो की वजह से फिल्म जाके देखती हूं? अरे आप लोग जो है ना खवातीन टॉम क्रूज की बड़ी दीवानी, जिसकी वजह से दुनिया भर में बिजनेस किया है। तो मर्द हज़ार भी कटरीना कैफ के बहुत दीवाने हैं, एंजेलिना जोली के बड़े दीवाने होते हैं, इसलिए उनकी फिल्में बिजनेस कर जाती हैं। तलहा आगे बढ़ते हैं जी और बात करेंगे कुछ आपसे मजीद, आपको खबरों से अपडेट करते हैं। तो चलें जी, बताते हैं आपको कि अपडेट दें आगे। कोई तलहा न्यूज़ है आपके पास? यकीनन हम प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे कि मुल्क में जो है इस वक्त सितारों के हाल भी क्या हैं, वो भी शामिल करेंगे। लेकिन हम अब चाहते हैं कि हम खूबसूरती के ऊपर मजीद गुफ्तगू करें, लेकिन अब उनका ख्याल है कि हम ब्रेक ले लें। ब्रेक लेते हैं जनाब, प्रोग्राम जारी रहेगा। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, मेरी दुनिया बोल है।
वेलकम बैक। लोकल बॉडीज इलेक्शन का कुछ जिक्र करेंगे। सिंध में लोकल बॉडीज इलेक्शन के बाद बड़ी बातें हुई हैं और बड़ा शोर हुआ कि बड़ी धांधली हुई है वर्दा। लेकिन आपको एक अनहोनी जो हुई है उसके बारे में बताते चलूँ मैं आपको, अपने व्यूवर्स को भी, कि खैरपुर सिंध का एक इलाका है सलीमाबाद। वहाँ बल्दियाती इलेक्शन के दौरान एक ऐसी अनहोनी हुई है कि हम सब अभी तक शौक में हैं। अनहोनी ये हुई है कि पीपल्स पार्टी के मजबूत गढ़ से एक मजदूर की बेटी ने इलेक्शन जीत लिया पीपल्स पार्टी को हरा के, और वो भी एक आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि पीपल्स पार्टी के गढ़ में एक आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से परवीन शेख ने शिकस्त दे दी पीपल्स पार्टी को। लेकिन हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं शहनाज शेख, जो इनकी बहुत बड़ी सपोर्टर है। इन्होंने उनको सपोर्ट दी है और हिम्मत दी है। उनसे बात करेंगे और पूछेंगे कि मुमकिन कैसे हुआ। जी शहनाज, अस्सलाम वालेकुम। और बताइएगा कि कितनी जद्दोजहद करनी पड़ी सबके पीछे, क्या आपको वाकई उम्मीद थी कि ये अनहोनी होगी? वालेकुम सलाम बहन, आपका बहुत शुक्रिया। जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे जो आवाम है वो पुरानी सियासी पार्टियों से बहुत बेजार है, क्योंकि वो नाराज थे और वो आवाम के गरीब आवाम के मसले हल नहीं कर रहे थे। तो हमारा कम्युनिकेशन गरीब आवाम के साथ था, हमारी बहनें हमारे साथ थी। मैं दिन रात उनके साथ बातें मिलती थी, मुलाकातें करती थी, और उनके जो छोटे छोटे बड़े बड़े मसाइल होते थे कोशिश करते थे कि हम उनके हल करें। तो इसी वजह से हमने ये मकसद बनाया कि हम इलेक्शन में आएंगे, अपनी बच्चियां जो हैं, हमारी जो टीम का हिस्सा है लड़कियां, उनको इलेक्शन में हिस्सा दिलवाएंगे ताकि अच्छे तरीके से और कानूनी तरीके से हम उनकी खिदमत करें। तो परवीन, पहले भी कि अपने हल्के में इन फलाही कामों में बहुत ज़्यादा आगे रहती थी, बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती थी, शुरू से वो सोशल वर्किंग की तरफ है? वो मेरे साथ सोशल वर्कर का तौर पे काम करती थी, मेरी टीम का हिस्सा थी, और मैंने उसमें जज्बा देखा कि ये एक एक्टिव है, काम करना चाहती है और फाइट करेगी। तो इसीलिए मैंने उसको आगे लाया और इलेक्शन में उसका फॉर्म जमा करवाया। और शुरू दिन से हमारे साथ जो सियासी पार्टियां हैं, सियासी बोतार हैं, वडेरे हैं, सरदार हैं, उनकी धमकियां चल रही हैं, हमले भी चल रहे हैं, हमें हरासा कर रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं। और अल्लाह के करम से और गरीब शहनाज नाम लेके बताइए। देखिए MQM की भी यही कंप्लेंट है, JUI की भी यही शिकायत है कि बड़ा ताकत का इस्तेमाल किया पीपल्स पार्टी ने, किडनैप कर लिया, उठा लिया, सरकारी मशीनरी इस्तेमाल की। आपके साथ शहनाज क्या हुआ और कौन धमकियां दे रहा है? नाम लेके बताइए। भैया मैं आपको क्लियर बता रही हूँ कि यहाँ पर जो सियासी भोतार है, पीपल्स पार्टी है, मैडम नफीसा शाह है, कायमली शाह है, और उनके जो चेले चमचे हैं, DC है, SP है, जितनी भी इनकी मशीनरी थी उन्होंने इस्तेमाल किया, हमें डराया, धमकाया, हमारे ऊपर हमले करवाए। खुद मैडम नफीसा शाह पोलिंग स्टेशन पे 11 बजे रात को आई और उन्होंने हमला किया, मगर हम न झुके न बिके, हमने मुकाबला किया है। अभी तक हमारे साथ बहुत कुछ हो रहा है, हम चैन के साथ नहीं बैठे। अभी तक हमारे ऊपर उनका बहुत प्रेशर है कि हम करें, हमें ज्वाइन करें, नहीं तो हम ये कितने को पैसे, वैसे शहनाज को पैसे ऑफर किए? कायम अली शाह ने को आपको पैसे ऑफर किए उनके ग्रुप में? उन्होंने पैसे की भी ऑफर किए, नौकरियों की ऑफर किए, उन्होंने ओहदों की ऑफर किए, MP MA होने की ऑफर किए, सीटों की ऑफर किए, मगर हम इन करप्ट पार्टियों के साथ कभी नहीं जाएंगे, उनको कभी ज्वाइन नहीं करेंगे। हमारा जो मकसद है वो यही है कि हम अपनी गरीब बहनों के मसले हल करें, हल्के के लिए काम करें। परवीन साहिबा है हमारे साथ, हम उनसे बात कर सकते हैं इस वक्त? शहनाज साहब, परवीन साहिबा हैं आपके साथ, उनको ही बुला लीजिए। 2 मिनट में 2 मिनट में आ रही है। शहनाज, मेरा एक सवाल जो आपकी सारी बातें सुनकर अभी लोगों के जहन में आएगा वो ये आएगा कि यार ये तो गरीब लोग हैं, ये किस तरह कायम अली शाह जैसे जो 10 साल तक जो है वजीर आला रहे और इतने स्ट्रांग हैं, आप खैरपुर पे किस तरह मुकाबला करेंगी वडेरों का, साईं का? क्योंकि यकीनन उनके पास तो बड़ा पैसा है, ताकत है, बंदूक है, गोली है, पुलिस वाले हैं, आपके पास तो कुछ भी नहीं है। सारी पावर उन्हीं के पास है। हमारे पास हमारे भाई गरीब बहनों की दुआएं ही उनकी ताकत और अल्लाह की मदद है। हमने अल्लाह की मदद के साथ ये जो है पोलिंग स्टेशन पे हमने अच्छा शहनाज, मुझे एक बड़ी अच्छी बात लग रही है, मुझे अच्छी बात यह लग रही है कि सिंध की औरतें भी खुद मुख्तार हो रही हैं, विमेन एम्पावरमेंट की तरफ जा रही हैं। आपने जिक्र किया है बार बार गरीब बहनों का, सोशल वर्क का, तो मुझे ये वाज़ेह हो रहा है कि आप अपने एरिया में खवातीन के अंदर काफी सोशल वर्क करती हैं और विमेन एम्पावरमेंट की तरफ आगे आवाज बढ़ाती हैं, ऐसा है? हमारी बहनें जो हैं, गरीब बहनें घरों में मजदूरी करती हैं, शुआरा गोदाम में मजदूरी करती हैं, 200 और 250 रुपए में
वो अपने घर चलाती हैं, बहुत ही परेशानी वाली वो जिंदगी गुजारती हैं। इसीलिए हमने मकसद बनाया है कि हम अपनी बहनों के लिए काम करेंगे, उन सब की ताकि आवाज उनको अपना बनेंगे। हिस्सा। परवीन अलिया शुक्रिया जी। परवीन आ गई है, परवीन शेख, वो आपसे बात करेगी जी। बहुत बड़ी खबर, बहुत बड़ी मेहमान हमारे साथ परवीन शेख हमें ज्वाइन कर रही हैं खैरपुर से, जो कि काउंसलर का इलेक्शन जीती हैं। कायम अली शाह का वहां होल्ड है, उनकी पार्टी है। और जिस तरह शहनाज शेख हमें बता रही थी कि उनको धमकियां, हमले, पैसे, नौकरियां, सब कुछ ऑफर किया गया, लेकिन उन्होंने प्रेशर बर्दाश्त किया और मुकाबला किया सूरत हाल का। परवीन शेख, आप हमें ज्वाइन कर रही हैं, आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना वक्त हमें दिया। ये बताइए क्या तासुरात हैं, कैसा महसूस कर रही हैं आप? इतने बड़े लोगों से आपने टक्कर ली है, मुकाबला किया है, इलेक्शन जीत गई हैं काउंसलर का, अब आगे का क्या प्लान है परवीन? मैं बहुत खुश हूँ, और सिर्फ मैं खुश नहीं हूँ, मेरे गरीब मजदूर पड़ोसी, मेरे भाई जो मजदूर है, गरीब है, वो बहुत खुश है। उनके जो ख्यालात थे वो पूरे हो गए, जो उनके सपने थे वो पूरे हो रहे हैं। ये जो हमारी बात सुनेगी और हमारे मसले हल करेगी, और हम बेफिक्र होकर उनसे मिलेंगे, और जब दिल चाहे हम उनसे मिल सकते हैं, अपने मसले उनसे शेयर कर सकते हैं। सही। तो परवीन, आगे का क्या प्लान है? कैसे सामना करेंगी तमाम मुश्किलात का, लोगों कैसे सामना करेंगी, और आगे अपने हल्के के लिए किस तरह का आपको सबसे पहले इकदाम करने की जरूरत है? मैं अपने भाइयों की मदद करूंगी जो मेरे बस में होगा, और अगर मुझे आगे से नहीं मिलेंगे हक तो मैं छीन के भी लूंगी और अपने पड़ोसियों के, गरीबों के मसले हल करूंगी। यही मेरा मकसद है। परवीन, खैरपुर से कायम अली शाह भी हैं, खैरपुर से कायम अली शाह भी हैं, 10 साल से ज्यादा वो वजीर आला सिंध रहे। क्या हालात हैं आपके इलाके के? पीने का पानी, बिजली, अशिया जरूरियात, सहूलियात कैसी हैं, सेहत की, तालीम की? परवीन, तकलीफ है, जब दुख और तकलीफ सोच है कि हम गरीब बाहर आए हैं। अगर हमारे अखराजात पूरे होते, हमारे मसले पूरे होते, तो हम कभी भी बाहर नहीं आते, उनके सामने कभी खड़े नहीं होते। ये उनकी जो है नाइली है, जो हम गरीब मजदूर की बेटी बाहर आकर उनका सामना किया है, और उनसे जीती हूँ मैं। सही। ये बहुत बहुत शुक्रिया आपका परवीन शेख, हमारे साथ ही शहनाज भी हमारे साथ थी, और यकीनन ये बात साबित हो जाती है तला कि बाहर निकल के आना पड़ा क्योंकि इनके हल्के में उस तरह की सहूलियात नहीं। और मुझे बड़ा फख्र है सिंध की इस बेटी के ऊपर, जिसने हर सिंध के वासी का सीना चौड़ा कर दिया, क्योंकि हमें मालूम पड़ गया है कि अब सिंध के लोग खामोश नहीं बैठेंगे, अपने हक के लिए निकलेंगे। कायम अली शाह इतने वक्त वजीर आला रहे, उनके हल्के का हाल देखिए। लाड़काना चले जाइए, पीपल्स पार्टी का हेडक्वार्टर है, नौडेरो है, शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का वहां मजार है, पूरा उनके सब कुछ है, लेकिन सैडली इलाके का हाल देखिए, तबाह, सड़कें, पानी, बिजली, कुछ भी नहीं है वहां पे, सब रो रहे हैं। हर धर्मी देखें कि अगर कोई जीत गया है, यानी कि अपनी मर्जी से आपने अपना लीडर चूज कर लिया है, तो उसके बावजूद भी धमकियां मिल रही हैं उनको, नोट ऑफर किए जा रहे हैं उनको छोड़ने के लिए कहा जा रहा है, या कहा जा रहा है कि हमारी पार्टी के साथ मिल जाओ। अभी भी उनके लिए आसानियां नहीं है, इलेक्शन वो जीत गए हैं, सीट पे आ गए, अगर आगे काम करना है तो फिर उनको हाथ मिलाना होगा, नहीं तो उनके लिए मजीद प्रॉब्लम्स खड़ी करते जाएंगे। यही फख्र की बात तो बहुत है हमारे लिए एज ए वुमेन भी, लेकिन मुझे अफसोस का मुकाम भी यहाँ पे इतना ज्यादा नजर आ रहा है कि यहाँ पे आप देखें आजादी कहीं नहीं है। हम किस मुंह से कहते हैं कि हमारा मुल्क आजाद है? हम किस मुंह से कहते हैं कि हम अपना लीडर या अपना यूसी अपने खुद अपने हिसाब से चूज कर लेंगे? और इससे ये भी कंफर्म हो गया कि JUIFA, MQM और जितनी भी दूसरी पार्टीज कंप्लेंट्स कर रही थी कि पीपल्स पार्टी ने और इलेक्शन कमीशन ने मिलकर गठजोड़ के साथ इलेक्शन करवाया है, वाज़ेह हो गया आज परवीन शेख की गुफ्तगू से भी कि ये गठजोड़ के साथ ही बल्दियाती इंतखाबात हुए हैं। आगे बढ़ते हैं, हम आप शायद सितारों की तरफ जाएंगे। जमीन से जब जमीन के हालात खराब हो जाते हैं ना, तो ये सितारों की तरफ प्रवास करते हैं। अगर ऊपर रह के बात करेंगे तो नीचे हालात पता ही नहीं चलेंगे, टेम्परेचर डाउन करते हैं, हमारा ब्लड प्रेशर इस वक्त बहुत ज्यादा हाई हो जाता है। तो हमने सोचा क्यों ना हम देखिए सितारों की जाने बढ़े और पूछते हैं कि जी आखिर कब हमें सुकून का सांस मिलेगा, हम कब थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा हमें महंगाई से, मुल्क के हालात से, मईशत से। और वाकई ऐसा लग रहा है कि ये हुकूमत तो यही चाहती है कि जी मरने के बाद ही आपको सुकून मिलेगा। खैर, हमारे साथ मौजूद हैं एस्ट्रोलॉजिस्ट शेख अजीम हनीफ साहब हमारे साथ हैं, तो उनसे बात करते हैं। जी अजीम साहब, बताइएगा कि आपको क्या नजर आता है सूरत हाल मुल्क की, महंगाई की, पेट्रोल की, बिजली की, कुछ बेहतरी आएगी? ठीक, मैं सारी बात बताता हूँ। बात बिल्कुल ठीक है कि बचपन से सुनते आ रहे हैं कि मुल्क एक नाजुक तरीन दौर से गुजर रहा है। नाजुक तरीन दौर हमारा बेस्ट फ्रेंड बन चुका है शेख साहब, अब नाजुक तरीन दौर हमारा बचपन का यार है। बिल्कुल ऐसे ही है, और बचपन से सुनते आ रहे हैं और आगे मजीद
हमारे बच्चों ने शायद यही सुनना है। लेकिन अगर होप फॉर द बेस्ट को देखा जाए और बाकी सारी चीजों को देखा जाए, अगर एस्ट्रोलॉजी के हवाले से इस वीक की बात करें मुल्क की सियासत में, तो मुल्क की सियासत में जो यकम से टाइम शुरू होने वाला है, यकम 2, 3, 4 और 5 तारीख तक बड़े इम्पोर्टेंट डिसीजन होने वाले हैं। गवर्नमेंट जितने भी फैसले कर ले, जो भी चीज कर ले, इनके सारी चीजें अगेंस्ट जाएंगी, हुकूमत के अगेंस्ट जाएंगी। बहुत टफ टाइम मिलने वाला है। हाँ जी, इस वक्त हुकूमत को बहुत ज्यादा टफ टाइम मिलने वाला है। ये बाकी जो चीजें करें, मैंने लास्ट प्रेडिक्शन में कहा था कि हुकूमत को मिलेगी सपोर्ट, मिलेगी चाइना से, लेकिन वो आगे जाके मिलेगी, जुलाई अगस्त के बाद जाके, अगस्त में जाके। अभी इस वीक में हुकूमत आफत का सामना होगा और ये जो कह रहे हैं कि मुश्किल फैसले करने पड़ेंगे, मुझे ये लग रहा है कि मुश्किल फैसलों में शायद इलेक्शन अनाउंस करना एक सबसे बड़ा फैसला हो। अच्छा, इलेक्शन अनाउंस हो सकते हैं आपकी नज़र में सितारों के हवाले से। शेख साहब ये बताइएगा, अच्छा ये बताइएगा कि इत्तेहादियों में भी आपस में काफ़ी फूट पड़ गई है और खुलेआम कहा जा रहा है कि जी हम पीटीआई की हुकूमत में खुश थे, यहाँ पे आके बहुत बुरे हालात हैं हमारे। तो ये इत्तेहादियों का जो इत्तेहाद है ये पूरी तरीके से कब टूटता हुआ नजर आ रहा है आपको, या फिर ये सही हो जाएगा कि डिनर पार्टीज वगैरह भी अरेंज की जा चुकी हैं? नहीं, मैंने जैसे आपको बताया कि ये वीक जो आ रहा है ना, ये हुकूमत के लिए इतना टफ है कि इनके इत्तेहादी भी साथ छोड़ के जाएंगे, इनको फाइनेंशियल सपोर्ट भी नहीं मिलेगी, इनको मुश्किल डिसीजन करने पड़ेंगे, फाइनेंशियल कंडीशंस मजीद खराब होंगी और उन फैसलों की वजह से हुकूमत को अपोजिशन का, मुखालफत का, अवाम की मुखालफत का सामना करना पड़ेगा। और नेक्स्ट वीक अल्लाह ना करे गॉड फॉरबिड, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि ब्लड शेड का वीक है नेक्स्ट वीक। अल्लाह ताला हमारे मुल्क पे, हमारे पाकिस्तान पे, हमारे सब शहरों पे करम और रहम फरमाए। लेकिन ये है कि अगला जो 5-6 तारीख तक है थोड़ा टफ है पाकिस्तान की सियासत के लिए। 5-6 तारीख टफ है सियासत के लिए। अच्छा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में क्या कहेंगे? उन सितारे क्या कहते हैं कि पुरअमन एहतजाज तो किया जा रहा है, कोशिश भी की जा रही है साफ शफाफ इलेक्शन की, क्या आपको उनके इलेक्शन में आने के और जीतने के चांसेस लगते हैं? इलेक्शन तब होंगे जो मैंने पहले किया प्रोडिक्ट के अक्टूबर नवंबर में इलेक्शन के महीने हैं, वहाँ जाके इलेक्शन हो सकते हैं। और काफी सारी पोजीशन है कि पीटीआई जो है वो अच्छे सपोर्ट के साथ, अच्छी अवामी सपोर्ट के साथ दोबारा सीट चुनने में कामयाब होगी। लेकिन जैसे पहले मैं बात सुन रहा था कि सिंध में जो इंतखाबात में हो रहा है और बाकी चीजों में हो रहा है, उस तरह की चीजें तो मुल्क की सियासत में चलती रहेंगी। लेकिन ये है कि पीटीआई को भरपूर सपोर्ट मिल जाए, पीटीआई को सपोर्ट मिल जाएगी। चलें जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। काफ़ी आवाम की यही नज़र है इस पर, क्योंकि मुश्किल वक्त में सिर्फ एक ही हल नज़र आता है हमें, इमरान खान साहब। अच्छा, आपने बताया, अच्छा ये बता दें कि हमें मज़ीद अभी बिजली महंगी होने का सुन रहे हैं, पेट्रोल का भी कीमतें बढ़ने का सुन रहे थे, तो पेट्रोल अभी मज़ीद महंगा होगा कि नहीं होगा? जी, पेट्रोल भी मज़ीद महंगा होगा, बिजली मज़ीद महंगी होगी, मुश्किल फैसलों के नाम पे और हमें निचोड़ा जाएगा। हाँ जी, और भी चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया शेख अजीम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आपने क्लियरली वाज़ेह कर दिया है और ये बात हम सबको देखने में रही है कि अभी आवाम का मुश्किल फैसलों के नाम पे अभी मजीद खून चूसा जाएगा और हमें मजीद निचोड़ा जाएगा। जैसे मशीन से कपड़े निकाल के पानी निचोड़ते हैं ना, हमें वैसे निचोड़ा जाएगा। अब कमाल में इस मुल्क की मिडिल क्लास खत्म होती जा रही है, लोअर क्लास में शामिल होती जा रही है, तितर बितर हो गई है, मिडिल क्लास के ऊपर बड़ा अटैक हो चुका है। अल्लाह रहम फरमाए। ईद सर पे खड़ी है और ईद कुर्बा पे हर कोई कुर्बानी की बात करता है। जानवरों में लंपी वायरस तो है ही है, लेकिन जानवरों की कीमतें सुन के इंसानों को भी वायरस लगना शुरू हो जाता है। वो कहते हैं ये पिछले साल जो है मैंने जो है ये ₹1,00,000 का जानवर लिया था, इस बार ये ₹2,00,000 का। तो लोग कहते हैं यार कहाँ का इंसाफ है, 100% इंक्रीज जानवरों की कीमतों में कैसे बर्दाश्त किया जाएगा। हमारे नुमाइंदे हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, अब्दुल हसीब। हसीब बताइए, मंडी में क्या मनाजर आप देख रहे हैं? बाइंग हो रही है या सिर्फ विंडो शॉपिंग हो रही है? बिल्कुल, मवेशी मंडी में तो ख़रीदारी सही मायनों में अगर आपको बताऊं तो सही शुरू नहीं हो सकी है। लोग आ ज़रूर रहे हैं, विंडो शॉपिंग ही हो रही है, ख़रीदारी सही मायनों में शुरू नहीं हो सकी है। लोग आते हैं, रेट मालूम करते हैं और चले जाते हैं। मवेशी मंडी में अब तक जो है वो तकरीबन 3 लाख से ज़ायद जानवर जो है वो पहुंचा दिए गए हैं, लेकिन ख़रीदार जो हैं वो इतने दिखाई नहीं देते। फिर आजकल जो मौसम है, तो इस मौसम में वैसे भी जो है वो ख़रीदार कोशिश ये करते हैं कि तो शाम के वक्त में जो है वो मवेशी मंडी पहुँचें और फिर रात तक वो वहाँ पर मौजूद रहते
रहते हैं, ये सिलसिला इसी तरीके से जारी रहता है। कीमतों की तो बात हो गई, लेकिन यहाँ से खूबसूरत जानवर भी हैं जिनके बारे में हम आपको बताते चलें। ये सारे जानवर आप ये देख रहे हैं, ये हैं सारे से वो जानवर जो कि सिब्बी से लाए गए हैं, लेकिन सबसे ख़ास जानवर जो है वो फातेह सिब्बी राना है। ये है वो जानवर जिसका वज़न भी जो है वो 30 मन है और जिसकी कीमत भी जो है वो 30 लाख रुपए तलब की जा रही है। और ख़ास बात यह है कि ये जो सिब्बी का जो मेला होता है, उस मेले का ये फातेह है और ये इस फातेह जानवर है जिसकी कीमत जो है वो 30 लाख रुपए मांगी जा रही है। गो के अभी तक कहीं सौदा बना नहीं, लेकिन जानवर की खूबसूरती और खुसूसियात की बिना पर जो है वो ज़ायद कीमतें जो है वो मांगी जाती हैं। उस वक्त कुछ व्यापारी जन से बात भी करते हैं। ये सबसे पहले तो ये बताइएगा ये कौन सी नस्ल है, ये बताइएगा कि इतना बड़ा कैसे हो गया है? ये बगड़ा हो गया खुराक से। ये नस्ल जो है अच्छी नस्ल है, भागनाड़ी नस्ल है। इसकी नस्ल जो है आला नस्ल है। स्पेशल खुराक भी देते हैं क्या? खुराक घी देसी घी देते हैं, पनीर देते हैं, गुड़ देते हैं, जो तेल देते हैं, सरसों का तेल देते हैं इनको, जो मुख्तलिफ चीज़ें हैं अच्छे इसको खिलाते हैं हम लोग। बिल्कुल, ये जो जानवर है इसकी ख़ास बात इसकी जो है वो हाइट है, यहाँ आप देख सकते हैं। बहुत शुक्रिया हसीब, बहुत शुक्रिया। महंगे जानवर दिखा के आप हमारा दिल ना जलाइए, क्योंकि ये महंगाई बहुत ज़्यादा है, कोई जानवर अफोर्ड कर नहीं सकता। प्रोग्राम का वक्त तमाम होता है इस उम्मीद के साथ कि हमारी मईशत में मार्शल लॉ लगाया जाएगा। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। वर्दा होकर मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।